नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आज की वीडियो में महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। ठीक है, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। और खास बात है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है ना। और ऐसे ही मतलब लेक्चर जो मैं हर चीज़ का आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना। बस आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छा वीडियोस लगा तो लाइक और शेयर, बाकी आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद काल ये एक ऐसा टाइम है जो लगभग 600 BC से 400 BC के बीच ये मिला। ठीक है ना। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा बीच के ईसा पूर्व के बीच ये देखा गया था। ठीक है ना, महाजनपद काल। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये भी हमको बहुत इसको जानना है। ठीक है ना। इसे क्यों महाजनपद काल कहा गया ये सब के बारे में भी आपको पता है। देखिए, इससे पहले ना ये महाजनपद काल एक दिखाता है ना कि कैसे ना कोई चीज़ मतलब ना राजनीतिक जो व्यवस्था होता है कैसे डेवलप होती है। एक गांव से बना गया, गांव से कैसे होता है कि गांव से कस्बा बनता है। आप देखिए ना, कोई शहर कैसे बनता होगा। पहले गांव था, फिर वो छोटा सा कस्बा बना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा टाउन, फिर उसके बाद एक बड़ा सिटी में वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर वो मेगा सिटी में ऐसे ही होता है। तो ठीक वैसा ही ये ऋग्वेद में भी जो जनपद थे ये सब भी क्या थे, ये पहले इससे पहले महाजनपद के पहले ही जनपद थे। ठीक है ना, ग्राम से जनपद बने, फिर जनपद से महाजनपद। ठीक है ना, ये इसमें। तो अभी हम लोग देखते हैं तो महाजनपद काल में देखिए ऋग्वेद में क्या होती है, जन्म की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना, जन्म जो थे होते हैं कौन थे, खानाबदोश। जो घुमंतु लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में यही सन जो क्या होगा ना तब्दील हो गई किसमें, जनपद में। इन्होंने अस्थायी निवासी पहले खानाबदोश के जीवन जीते थे, अब वो क्या हो गए अस्थायी निवासी रहने लगे। और उन्होंने क्या बना लिया, जनपद। ठीक है, वही जनपद फिर क्या हो गया, तब्दील हो गया किसमें, वही जनपद फिर धीरे धीरे किसमें तब्दील हो गया, महाजनपद में। ठीक है ना, वही जनपद किसमें तब्दील हो गया, महाजनपद में। ठीक है, ये और ये जनपद जो है महाजनपद में तब्दील हो गया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखिए इसकी जानकारी जो है, जो प्रमाणिक स्रोत है, 3 प्रमाणिक स्रोत है। एक बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, दूसरा जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र। ये दोनों नाम आपको याद रखना, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, और तमिल ग्रंथ का शिल्पादिकारम। ठीक है ना, शिल्पादिकारम में आपको नाम याद रखना कौन सा तमिल ग्रंथ है। इसमें 3 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, मगध, वत्स और अवंती की। इसमें सिर्फ किसकी जानकारी मिलती है, मगध, वत्स और अवंती की। ठीक है ना, मगध, वत्स और अवंती की। जबकि जो है ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, ये तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। कुल कितने 100 जनपद थे, तो 16 जनपद। ठीक है ना, 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। के बारे में प्रमुख जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है और की जो अंगुत्तर निकाय है और भगवती सूत्र से, शिल्पादिकारम से। ठीक है, इसमें से 16 में से जो 14 महाजनपद थे ना वो राजतंत्रात्मक थे। ठीक है ना, राजतंत्रात्मक मतलब कि जो वहाँ राजा होते थे। ठीक है ना, राजा का बेटा ही कोई वंश के आधार पर ही उसका चलता था, वंशानुगत चलता था। ठीक है ना, राजा के मतलब कि जो भी बनता था वो राजा के घर से रिलेटेड होता था, उसका बड़ा बेटा बने या कोई उसके वंश से बने। ठीक है ना, वही बनते थे। लेकिन 2 महाजनपद थे, क्या थे, गणतंत्रात्मक पद्धति से। इसमें वज्जी और मल, 2 चीज कहाँ थे, ये वज्जी और मल। इसको याद रखना, ये बिहार में थे। ठीक है ना, इसको याद रखना, ये दोनों कहाँ थे, बिहार में थे इसको। ठीक है, अभी जस्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए महाजनपद काल है, इसमें 16 जनपद महाजनपद है ना। इसमें से 2 महाजनपद किसमें अवस्थित है, पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान में है, अभी के समय में वो पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, तो 2 महाजनपद आपको याद रखना है। कौन सा, एक है गंधार महाजनपद, एक दूसरा कंबोज। देखिए पहले कंबोज पढ़ लेते फिर गंधार। ठीक है ना, एक कंबोज महाजनपद, फिर दूसरा क्या है, गंधार। कंबोज की स्थिति क्या है, राजधानी इसकी कहाँ थी, राजपुर या हाटक। ठीक है, इसको याद रखिए, इसकी राजधानी कहाँ है थी, राजपुर या हाटक। ये पाकिस्तान के कौन से जिला में है, ये पाकिस्तान के हजारा जिला में अवस्थित है। ठीक है ना, पाकिस्तान के हजारा जिला में। ठीक है ना, इसको याद रखिए, अभी कौन सा जिला में है, पाकिस्तान के हजारा जिला में। स्थिति क्या है इसकी, जो है राजधानी क्या है इसकी, राजपुर या हाटक थी। विशेषताएं क्या थी, चाणक्य ने कंबोज के निवासियों को क्या कहा था, वर्ता शास्त्रों परजीवी कहा था। ये याद रखना, क्या कहा था, वर्ता शास्त्रों परजीवी कहा था, वर्ता शास्त्रों परजीवी। ठीक है ना,
यहाँ से मतलब ना यहाँ के लोग दोनों क्या करते थे, यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, हथियार बनाकर, मतलब ना यहीं पर इसी पर ये लोग डिपेंड रहते थे, हथियार को बनाकर। बिल्ली जो हथियार बनाना था ना, इसी इनका मुख्य स्रोत था आय का। तो जीविका के ये प्रमुख साधन बाकी भी थे, कृषि पशुपालन भी थे, लेकिन जो शास्त्र थे उसको, ठीक है ना, वर्धा शास्त्र परजीविका। चाणक्य ने इसको याद रखिए, कंबोज के जो निवासी उनको क्या कहा, वर्धा शस्त्रों परजीविका, ठीक है ना। किसी को दिक्कत ये अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में, गंधार के बारे में, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं गंधार के बारे में। गंधार महाजनपद के बारे में देखते हैं। ये कहाँ स्थित है, तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान की पेशावर जिला में, ठीक, कौन से जिला में, पेशावर जिला में। और कंबोज कहाँ था, पाकिस्तान के हजारा जिला में, ये याद रखिए। ये पाकिस्तान के पेशावर जिला में है, पेशावर जिला में। ये अभी इसको दो भागों में था, एक उत्तरी गंधार की राजधानी और एक पश्चिमी गंधार, ठीक है ना। उत्तरी गंधार जिसकी राजधानी थी कितना थी, तक्षशिला, ठीक है ना। और पश्चिमी गंधार का उसका राजधानी क्या था, पुष्प कलावती, ठीक है ना। उसकी राजधानी क्या थी, पुष्प कलावती, ठीक है। उसकी उत्तरी जो है गंधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ थी, एक की तक्षशिला थी और एक की दूसरी जगह क्या थी, पुष्प कलावती, पुष्प कलावती, ठीक है ना, पुष्प कलावती। इसकी पहचान क्या होती है, राजा जो है ना पुष्कर सारिन, ठीक है, पुष्कर सारिन किससे होती है, राजा पुष्कर सारिन से, ठीक है ना। पुष्कर जो पुष्प कलावती जो है, ये नाम भी किस पर रखा है, पुष्कर सारिन पर है, ठीक है ना। पहचान क्या, चारसदा नामक स्थान से पहचान, ये जो पुष्प कलावती है अभी की चारसदा नामक स्थान है ना, वहां से इसकी पहचान की गई, ठीक है ना। किसको दिक्कत, ये वहां से पहचान की, कहाँ, चारसदा, याद रखिएगा। अब पुष्प कलावती का नाम किस पर पड़ा, पुष्कर सारिन वहाँ एक राजा थे, उनके आधार पर पड़ा है। ये दो भागों में था, ये एक पूर्वी और एक पश्चिमी गंधार, ठीक है, सॉरी उत्तरी गंधार और पश्चिमी गंधार। ये तक्षशिला थी और पुष्प कलावती, ठीक है ना। ये फिर आगे हम लोग देखते हैं जो अवंती के राजा थे, ये अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को हराया। इन्होंने जो थे पुष्करिणी थे, ये अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रदोत, उनको ये क्या किए थे, हराए थे, उनको ये क्या किए थे, हराए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बिंबिसार ने अपना राजदूत पुष्करिणी के यहाँ भेजा था। और जो बिंबिसार अपना राजदूत था, तो किसके पास भेजा था, पुष्कर के पास भेजा था, ठीक है ना। पुष्कर सारिन के पास क्या किया था, भेजा था। दो चीज याद रखना, पुष्कर सारिन से अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रदोत को हराया था, और बिंबिसार ने अपना राजदूत क्या भेजा था, इनके यहाँ भेजा था, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने दो अभी पढ़े, क्या पढ़े, कंबोज के बारे में और गंधार के बारे में, ठीक है ना। ये दोनों पाकिस्तान में, एक कंबोज जो है हजारा जिला में और वो पेशावर जिला में, ठीक है ना। हजारा जिले में ये अभी इसकी राजधानी क्या थी, राजपुर और हाटक, और उसकी तो दो भागों में बांटा था, जहाँ एक की राजधानी थी तक्षशिला, दूसरी की पुष्प कलावती, ठीक है ना। ये जिसकी एक ही पहचान जो पुष्प कलावती है, उसकी पहचान चारसदा नामक स्थान से हुआ है, ठीक है ना। और ये चंद्रप्रदोत को हराया था और बिंबिसार ने अपना राजदूत उसको भेजे थे। और चाणक्य ने एक चीज कंबोज से रिलेटेड, चाणक्य ने जो वहाँ के निवासी थे उसको वार्ता शस्त्र पश्चिमी कहा था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। महाजनपद काल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत से बाहर दो महाजनपद अभी देख लिए आप लोगों ने, ठीक है। अभी है पढ़ते हैं तीसरा काशी महाजनपद, ठीक है ना। काशी महाजनपद के बारे में क्या है जानकारी, काशी जो ये राजधानी कहाँ से, वाराणसी से, ठीक है ना। कहाँ से है, इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी, ठीक है ना। अन्य नाम क्या मिलते हैं इसको, अभिमुक्त क्षेत्र अवदान, ठीक है, इसको याद रखिए। काशी का अन्य नाम क्या मिलता है, अभिमुक्त क्षेत्र अवदान, ठीक है। क्या नाम है इसका, अभिमुक्त क्षेत्र अवदान, समझ में आया, याद रखिएगा। काशी का अन्य नाम अभिमुक्त क्षेत्र अवदान। और ये वरुणा एवं अस्सी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस महाजनपद, ये जो महाजनपद है किस नदी के तट पर, अब जनरली गंगा नदी लगा देंगे, ठीक है ना, ये ऐसी जगह। तो ये वरुणा एवं अस्सी नदी के संगम पर, ठीक है ना। यहाँ से शक्तिशाली राजा जो थे ब्रह्मदत्त, जो ब्राह्मदत्त थे काशी महाजनपद के, ये राजा यहाँ हुए, ठीक है ना, सबसे शक्तिशाली राजा थे, अधिकारी। इन्होंने कौशल एवं अंग महाजनपद को क्या किया था, उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। इसको कौशल एवं अंग को इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। काशी के जो निवासी हैं, काशी के निवासी का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है ना। काशी के निवासी का पहला प्रमाण कहाँ किस में मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। हमने ये अभी तीसरा जो पढ़ा काशी महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी। ये कौन से नदी पर के संगम पर बसा था, वरुणा एवं अस्सी नदी के संगम, ये याद रखना, वरुणा एवं अस्सी नदी के। यहाँ के जो शक्तिशाली के एक ब्राह्मदत्त राजा हुए, जो कौशल एवं अंग पर क्या किए, ये दोनों महाजनपद पर विजयी। इसका काशी का अन्य नाम मिलता है अभिमुक्त क्षेत्र अवदान, ठीक है ना, किसी को दिक्कत ये। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है ना। पहला प्रमाण इसका मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक। यूपी में जो चौथा है कौशल महाजनपद, ठीक है ना। यूपी में जो चौथा मिला यूपी में से, तो कौशल महाजनपद है, ठीक है ना। कौशल महाजनपद कहाँ है, ये इसकी जो राजधानी है सरवस्ती, कौशल की राजधानी कहाँ है, सरवस्ती, ठीक है ना, इसको याद रखना। और
इसको दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, ठीक है ना, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दूसरी की कुशावती, ठीक है ना, दूसरी की क्या थी, कुशावती, याद रखना है। दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या होगी, कुशावती। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। देखिए विशेषता, यहाँ के राजा कंस थे जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, ठीक है ना, यहाँ के राजा जो क्या थे, कंस थे, और किससे संबंधित है, इक्ष्वाकु वंश से, ठीक है ना, किससे संबंधित है, इक्ष्वाकु वंश से, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये किससे है, इक्ष्वाकु वंश से। और जो यहाँ का जो कंस थे, और कंस के जो पुत्र थे प्रसेनजीत, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का प्रधानमंत्री जो कौन थे, जो कंस के प्रधानमंत्री थे, दीक्षारण, प्रधानमंत्री कौन थे, दीक्षारण, और उनके पुत्र कौन थे, प्रसेनजीत, और जो पुत्री थी महाकौशला, ठीक है ना, पुत्री कौन थी, महाकौशला, ठीक है। यह महाजनपद अर्धचंद्राकार के रूप में बचा हुआ था, ये भी आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी रखे रहना है। अर्धचंद्राकार के रूप में क्या होता है, कौशल महाजनपद। इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल, ठीक है ना, श्रावस्ती राजधानी कुशावती। यहाँ का राजा क्या है, कंस थे, जिनका प्रधानमंत्री दीक्षारण था, और पुत्र थे प्रसेनजीत और महाकौशला, और इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड है, ठीक है ना ये। और थोड़ा सा आगे देखते, सॉरी, देखते हैं थोड़ा सा। ये प्रसेनजीत जो है थे, काशी को पराजित कर कौशल में विलय कर लिए, ठीक है ना। प्रसेनजीत जो है ना, इसको याद रखिए, किसको पराजित किए, काशी को जो पराजित कर किस में विलय कर लिए, इसमें अपने राज्य में कौशल में विलय कर लिए। यह महात्मा बुद्ध के हम उम्र थे, ये पूछा जाता है कि कौन से शासक थे जो महात्मा बुद्ध के हम उम्र थे, तो ये थे प्रसेनजीत, ठीक है ना। प्रसेनजीत का नाम याद रखना। प्रसेनजीत का विवाह बुद्ध ने धोखे से कपिल वस्तु में दासी पुत्री से करवा दिया, ठीक है ना, किससे करवा दिया, दासी पुत्री है, ठीक है, जिनसे लड़का पैदा हुआ, कौन सा, निचच्छु, याद रखिए। प्रसेनजीत दोनों एक ही मतलब ना क्षत्रिय ये थे, दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन इन्होंने धोखे से शादी किया हुआ था, अपने यहाँ करवा दिया, ठीक है ना, तो इनकी बड़ी आलोचना होती है इससे बुद्ध जी की, ठीक है ना, तो उन्होंने धोखा दिया, ठीक है ना। उनसे जो लड़का पैदा हुआ वो निचच्छु, उसका नाम था क्या था, निचच्छु, ये याद रखना है। उनसे जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम क्या था, निचच्छु। और निचच्छु क्या होता है ना, एक स्टोरी है निचच्छु के बारे में कि ये जो है ना कि अपने यहाँ ये जब बड़ा होता है तो जाता है अपना नानी गांव, वहाँ कपिल वस्तु में, ठीक है ना, तो जाता है तो वहाँ के लोगों ने इसको पिनकाने लगी, मतलब पिनकाना मतलब कि टोल मारना समझ जाइए, कि चिढ़ाना समझ जाइए, पिनकाना वो मतलब होता है कि उसको कि ये जो है ना तुम दासी, चूंकि ये राजा थे और ये इसकी जो माँ थी दासी थी, तो वहाँ के लोग उसको चिढ़ाने लगे, तो है तो दासी का ही ना पुत्र ना, तो वो अपनी चूंकि राजमहल में रहता था शुरू से ही, और उसको कोई होता है ना कि आप बड़े आदमी हो और बोलते हो ना कि घूम रहे हो फॉर्च्यूनर से और बोलते हो ना कि स्प्लेंडर की औकात पूछता है कोई, तो वही होता है कि दिल में लग जाता है, तो इसको लग गया। और फिर यह ना अचिरावती वहाँ नदी है, ठीक है ना, जहाँ गया था अपना नानी का, और वहाँ से नदी में कूद कर ना अपनी आत्महत्या कर ली, ठीक है ना, उसकी अपनी आत्महत्या। इसका पुत्र थे प्रसेनजीत के लड़के थे निचच्छु, क्योंकि ये किन से पैदा हुए थे, तो जो महात्मा बुद्ध ने अपने विवाह किया था कपिल वस्तु में, दासी पुत्री से करवा दिया था, उसी से पैदा हुए थे। इनका एक और नाम भी कटको ऐसा कुछ मिलता है, तो ये नाम भी शायद, ठीक है ना, तो ये निचच्छु खुद कर जान दे दी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, हमने क्या देखा, हाँ, जो कौशल महाजनपद इसकी राजधानी दो थी, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल कुशावती। राजधानी बहुत याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और जो मुख्य राजा है, मुख्य राजा कौन हुए, प्रसेनजीत। यहाँ जो एक कंस का भी नाम मिलता है जो इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड है, उन्हीं के पुत्र थे प्रसेनजीत, और उनकी पुत्री थी महाकौशला, ठीक है ना। और ये अर्धचंद्राकार रूप में बसा हुआ है, ठीक है ना। यह महात्मा बुद्ध के हम उम्र थे, इन्होंने अपना धोखा से विवाह जो करवा दिया था, दासी पुत्री से करवा दिया था वहाँ से, ठीक है ना। और उसके बीच ये उनको निचच्छु उसको जान देते हैं, ठीक है ना। शहद महत बीचों बीच में नदी जो बहती है चिरावती रहती है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। श्रावस्ती को ही शहद महत के नाम से ऐसे जाना जाता है, ठीक। चलिए जैसे हम लोग आगे पढ़ते हैं अंग महाजनपद के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, अंग महाजनपद। इसकी स्थिति क्या है, मुंगेर एवं भागलपुर। वर्तमान की स्थिति जो बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर में पड़ती है, कहाँ, मुंगेर एवं भागलपुर में, ठीक है ना। राजधानी कहाँ है इसका, याद रखिए, चंपा एवं चंपापुरी, चंपा जनरी है, ठीक है ना, चंपा। और कौन से नद पर, मालिनी नदी के तट पर, ठीक है ना। चूंकि बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग बिहार वाले जितने महाजनपद उनके बारे में अच्छी से जानकारी आप लोग, ठीक है ना। कौन से नदी पर इनकी अभी वर्तमान में कौन से जिला पड़ते हैं, जिस जगह की स्थिति है, राजधानी क्या थी, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट राजा उससे, तो ये इसको ध्यान देना, ठीक ना।
तो अंग महाजनपद है, उनकी स्थिति कहाँ है? मुंगेर में थी, ठीक है ना। मुंगेर कहाँ? मुंगेर भागलपुर में। राजधानी चंपा मालिनी नदी के तट पर, ठीक है ना। अंग एवं मगध की जो बीचों बीच नदी बहती है, अंग एवं मगध के जो बीचों बीच समझिए एक तरह का बॉर्डर बनाती है वो चंपा नदी, ठीक है ना। प्राचीनतम नाम ही इसी का क्या है? मालिनी है। चंपा नदी का ही क्या इसका प्राचीनतम नाम है? मालिनी है, ठीक है ना। यह भारत के 6 महानगरों में शामिल था। यह भारत के 6 महानगरों में शामिल था। और पहला राजा ब्रह्मदत्त हुआ और उसका लड़का द्वितीवाहन, ठीक है ना। पहला जो यहाँ का शक्तिशाली राजा हुआ कौन सा हुआ? ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। और जो उसका जो लड़का हुआ द्वितीवाहन, ठीक है ना, द्वितीवाहन। और द्वितीवाहन सॉरी की लड़का द्वितीवाहन, उसकी जो पुत्री जो है वंदना महावीर की पहली शिष्या बनी। सॉरी चंदना जो है महावीर की क्या बनी? पहली शिष्या बनी। महावीर कौन? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के, ठीक है ना। तो इसमें मिलता है कि क्या अब क्या जान सकते हैं इसमें से कि आपको मिला कि जो अंग महाजनपद है वहाँ लगभग एक ही महावीर स्वामी के जो विचारों के फॉलोअर थे वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। किस नदी के तट पर बसा था ये? मालिनी नदी के तट पर, ठीक है ना। और मालिनी नदी, इसकी राजधानी चंपापुरी और वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर में, ठीक है ना। और ये याद रखिए, ठीक है ना। ये अंग और मगध के बीच चंपा नदी बीचों बीच से बहती थी, ठीक है ना। इसी का नाम प्राचीनतम नाम क्या है? मालिनी। और ये इसको याद रखना कि उस समय की 6 महानगर शामिल थे ना, उसमें ये शामिल है, ठीक है ना, चंपापुरी, ठीक है ना। पहला परम जो राजा होते ब्रह्मदत्त काफी शक्तिशाली, उन्हीं का लड़का हुआ था दत्तीवाहन, ठीक है ना, दातीवाहन, ठीक है ना। उनकी जो पुत्री है ब्रह्मदत्त के जो लड़का है दत्तीवाहन, और दत्तीवाहन की जो पुत्री हुई चंदना, ठीक है ना, चंदना वो महावीर की पहली शिष्या बनी, ठीक है ना। ये इसको अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो अंग महाजनपद है ये पूर्वी हिस्सा था, ठीक है ना। अंग महाजनपद क्या है? बोल सकते हैं कि इस उस समय का सबसे बोल सकते हैं कि महाजनपदों का सबसे पूर्वी हिस्सा था, ठीक है। सबसे पहले बिंबिसार ने मगध में अंग महाजनपद को जीतकर विलय किया। किसने? बिंबिसार ने। इसको याद रखिए, बिंबिसार ने किसको क्या किया? इसको जीतकर किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि किसने मिला लिया इसको? तो बिंबिसार ने जीतकर किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया, ठीक है। ये अब हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो इसके बारे में जानकारी अब आता है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद देखिए, ये यूपी के वत्स महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। कहाँ नदी है? कौशाम्बी किस नदी के? यमुना नदी के किनारे। और जैन एवं बौद्ध के दोनों का केंद्र था। ये जो कौशाम्बी था किसका? जैन एवं बौद्ध दोनों का केंद्र था, ठीक है ना। और देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, यहाँ के राजा उदयन, ठीक है ना, यह बहुत संगीत प्रेमी थे। यहाँ का राजा क्या हुआ? उदयन। और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है ना। ये उदयन जो है महात्मा बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे, ठीक है। समझ में? फिर आगे ये प्रयासगिरी पर्वत यहीं स्थित है, ठीक है ना। जो वत्स महाजनपद प्रयासगिरी पर्वत यहीं। छठे बौद्ध गुरु पद प्रभु का जन्म स्थल है। छठे बौद्ध गुरु किसका? पद प्रभु का। यह याद रखिए, वत्स महाजनपद में यहीं पर इनका जन्म हुआ। छठे जो बौद्ध गुरु में पद प्रभु का जन्म स्थल, ठीक है ना ये। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसको ये वत्स महाजनपद है, ठीक है ना। वत्स महाजनपद में आपको याद है राजधानी इसका कौशाम्बी है और जैन एवं बौद्ध दोनों के केंद्र देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ का जो राजा उदयन हुए वो बौद्ध के महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है ना। अवंती के राजा चंद्र प्रदोत की लड़की, अवंती के राजा चंद्र प्रदोत की लड़की से प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है ना। अवंती के राजा जो चंद्र प्रदोत है उसकी लड़की से, ठीक है ना, प्रेम कहानी का वर्णन है। वासवदाता संगीत, ठीक है ना, वासवादता संगीत, ठीक है ना, संगीत सिखाना सबको वो अपना वासदा पुस्तक में देखने को मिलता है। देखिए होता क्या है ना कि यहाँ एक है कि चंद्रप्रदोत जो थे ना, अवंती के जो राजा थे, ठीक है ना, वत्स महाजनपद, ठीक है ना। वत्स महाजनपद उसमें जो उदयन थे, उदयन की पुत्री थी वासवदाता, ठीक है ना, ठीक है ना। अवंती के जो राजा थे चंद्र प्रदोत की लड़की जो थी क्या थी? वासवदाता थी, ठीक है ना ये। और वो क्या ना संगीत सीखना चाहते थे, उसको संगीत में काफी प्रेम था। और हुआ क्या ना कि उस समय सबसे संगीत के ना जो सबसे विशेषज्ञ कहें कि अच्छे जो थे तो वो थे ये उदयन, ठीक है ना। ये कौन थे? उदयन थे, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या होता है ना, जो सिखाने जाते हैं ना, तो इनके क्या होता है, इनके साथ प्रेम हो जाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, भाग जाते हैं।
और इसका वर्णन किस पुस्तक में है? स्वप्न वासदाता में है, ठीक है ना। ये स्वप्न वास वादता में है। इसको लिखा भास ने लिखा है, ठीक है। इसमें देख लो किसने लिखा है? भास ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको किसने लिखा है? तो भास ने, ठीक है ना। इसको भास ने लिखा है, इसमें इसको देखने को मिलता है, ठीक है। ये ठीक है। वत्स के हम लोग देखें कि राजधानी कहाँ है, किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। महात्मा बुद्ध के समकालीन था। अवंती के राजा जो थे चंद्र प्रदोत की लड़की, ठीक है ना, उसकी जो थी वासवदत्ता, वो उसको संगीत सीखना चाहती थी, लेकिन संगीत के उस समय के जो सबसे विशेषज्ञ उदयन थे, उन्हीं के साथ क्या हो जाता है कि उनसे प्रेम प्रसंग हो जाता है और वे एक भाग जाते हैं, ठीक है ना। और उसका वर्णन क्या है? स्वप्नवासता पुस्तक में लिखने को मिलता है और इसे लिखा किसने? भास ने, ठीक है ना। अब आते हैं कुरु महाजनपद, ठीक है ना। कुरु महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुरु महाजनपद, इसका विस्तार दिल्ली मेरठ, ठीक है ना, दिल्ली मेरठ एवं थानेश्वर जो हरियाणा में है, ठीक है ना। दिल्ली मेरठ एवं थानेश्वर, ठीक है, यहाँ देखने को मिलता है। ये इसका यहाँ का राजा कौरव हुआ, ठीक है ना। कुरु महाजनपद का राजा कहाँ? कौरव हुआ। यह बल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के जो लोग थे वो किसके लिए? बल बुद्धि के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। ये याद रखें, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी और यहाँ का राजा एक इम्पोर्टेंट है, कौरव हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध था? बल बुद्धि के लिए, ठीक है, ठीक है। इसका जो विस्तार है कहाँ पर, ये देख लीजिएगा। इसका विस्तार दिल्ली मेरठ और थानेश्वर में, ठीक है ना। और थानेश्वर अभी हरियाणा में, ठीक है। तो हम लोग जस्ट अभी सबको देख लेते हैं एक बार ये, ठीक है। जस्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। हम देखते हैं मगध महाजनपद के बारे में, सॉरी मत्स्य महाजनपद के बारे में, ठीक है। देखिए इसका जो है राजस्थान के जयपुर के निकट, ठीक है ना। राजस्थान के अभी के जयपुर के निकट है। राजधानी इसकी विराटनगर थी, ठीक है ना। राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और अभी कहाँ है? राजस्थान के जयपुर के निकट ये लोकेशन पड़ता है, ठीक है ना। राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी, ठीक है ना। ये यहाँ की जो राजा का, यहाँ ये की जो राजा मिला उनका नाम ही विराट था, इसी के नाम पर उनको रख दिया गया, ठीक है ना। यहाँ के जो राजा थे विराट थे, उन्हीं के नाम पर क्या हुआ? ये मिला है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? देखिए मत्स्य महाजनपद अभी जो है राजस्थान के जयपुर के निकट है और राजधानी कहाँ थी इनकी? विराटनगर थी। और यहाँ के जो राजा का नाम विराट था, उन्हीं के नाम पर ये देखिए पंचाल। अब जो अगला महाजनपद मिलता है हमको पंचाल महाजनपद। इनकी अवस्थिति कहाँ है? बरेली, ठीक है ना। बरेली, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, बदायूं में मिलता है, ठीक है। ये चार जगह आप याद रखें। इनकी जो वर्तमान जो अवस्थिति है बरेली, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड और बदायूं, ठीक है ना। बरेली, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड और बदायूं, ठीक है ना। दो राजधानियाँ थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी ये दो भागों में बांटा था, अहिच्छत्र, ठीक है ना। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल। और ये काम्पिल जो है ना कनौज, यहीं पर कनौज आता था, ठीक है ना। यहीं पर कनौज पड़ता था, ठीक है ना। ये कनौज का पता इंपॉर्टेंस आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। जो इसके लिए कनौज पर कब्जे के लिए त्रिकूट संकट आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिला महाजनपद। तो पंचाल है, इसकी अवस्थिति बरेली, बदायूं, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद में देखने को मिलता है। ये दो भागों में इसके उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। यहाँ अहिच्छत्र की इसकी उत्तरी जो पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल। काम्पिल के पास ये जो क्या पड़ता है? कनौज पड़ता है, ठीक है ना। अब अगली जो हमारा जो है जो सुरसेन महाजनपद है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। यह मथुरा, ठीक है ना। कहाँ राजधानी इसकी कहाँ थी? मथुरा। राजधानी कहाँ थी इसकी? मथुरा। बौद्ध ग्रंथ में मेधौरा कहते थे, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ में इसको क्या कहते हैं? मेधौरा के नाम से, ठीक है ना। और राजा अवंती के पुत्र महात्मा बुद्ध के शिष्य था। राजा अवंती पुत्र जो था महात्मा बुद्ध का क्या था? शिष्य था। यहाँ की जो, ठीक है ना, ठीक, जो राजा था और राजा यहाँ जो अवंती पुत्र, ये किसके शिष्य थे? महात्मा बुद्ध का। इनको याद रखना, ठीक है। सुरसेन महाजनपद, इनकी राजधानी उत्तर प्रदेश। और राजधानी कहाँ थी? सॉरी, लोकेशन उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। बौद्ध ग्रंथ में इसको मेथौरा कहा जाता है। राजा अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का जो था यहाँ क्या था? विशेष था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, अस्मक महाजनपद, ठीक है ना। अस्मक महाजनपद ये भारत के दक्षिण में स्थित एक महाजनपद है। ये दक्षिण भारत में जो है ना पड़ता है, वहाँ एकमात्र ये महाजनपद मिलता है। राजधानी पोटली या पोटन। कहाँ था इसकी राजधानी? पोटली या पोटन, ये इसको याद रखना है, ठीक है ना। पोटली या पोटन किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे। गोदावरी। यहाँ इक्ष्वाकु वंश का शासन था, ठीक है ना। इक्ष्वाकु वंश कंस वाले देखते हैं ना, वे मिला, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे ना उसमें अंग में। तो यहाँ इक्ष्वाकु वंश का शासन था, ठीक है ना। अस्मक जो महाजनपद थे, ठीक है ना, अस्मक महाजनपद विशेष राजा
कि विशेष राजा के नाम का वर्णन नहीं है, यहाँ का विशेष राजा का नाम का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए अस्मकवन क्या, उसकी राजधानी कहाँ थी, पोटली या पोटन, नदी किनारे गोदावरी है, यहाँ इस वाकवंश का साधन कोई विशेष राजा का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। अवंती जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मगध के बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था, ये याद रखना है। मगध के बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, अवंती था। ये 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ठीक है ना। उत्तरी अवंती उज्जैनी, ठीक है ना, उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी का महिष्मती, ठीक है, उज्जैनी और महिष्मती, ठीक है। 2 राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, ठीक है ना। दोनों राजधानियों को विभाजित करने वाली नदी कौन थी, वेत्रावती। दोनों जो राजधानियाँ उनको विभाजित करने वाली कौन नदी थी, वेत्रावती, ठीक है ना। ये याद रखना है। एक कौन है, उत्तरी जो अवंती पड़ती थी उज्जैनी, और दक्षिणी जो अवंती की जो राजधानी पड़ती महिष्मती, दोनों को कौन अलग करती थी, वेत्रावती नदी, ठीक है ना। और जो राजा यहाँ चंद्रप्रदोत, ठीक है ना, यहाँ का राजा कौन हुए, चंद्रप्रदोत, ठीक है ना। चंद्रप्रदोत के बारे में देखने को भी मिला, आगे ऊपर हम लोग पढ़े थे। मगध के बाद एकमात्र महाजनपद जो लोहे के लिए प्रसिद्ध, ठीक है ना। मगध के बाद इसीलिए जो है मगध के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद है, ठीक है ना। इनकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी और महिष्मती, ठीक है ना। और यहाँ का प्रमुख राजा चंद्रप्रदोत, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ वेत्रावती जो नदी थी, इन दोनों को अलग कर दी, ठीक है। अब जो हम पढ़ते हैं आगे जो है वजी महाजनपद के बारे में, ठीक है ना। ये वजी महाजनपद ये 8 गणराज्यों का संघ था, ठीक है ना। कितने गणराज्यों का, 8 गणराज्यों का संघ था, और बिहार में पड़ता, ठीक है। सबसे प्रमुख गणराज्य इसमें जो 8 गणराज्य थे वो लिच्छवी, ठीक है ना। सबसे प्रमुख गणराज्य कौन था, लिच्छवी था। देखिए वजी महाजनपद है, ये 8 गणराज्यों का संघ था। सबसे प्रमुख गणराज्य कौन था, लिच्छवी। लिच्छवी क्या था, विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है ना। विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है ना, लिच्छवी, ठीक है ना। गंडक नदी के संगम पर, ये किस नदी के संगम पर, गंडक नदी के संगम पर। यहाँ के जो शासक में क्या हुआ, शासक का नाम था चेटक, ठीक है ना। यहाँ के जो शासक में उनका क्या नाम है, चेटक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लिच्छवी ये याद रखिएगा कि जो है ना सबसे प्रमुख जो गणराज्य मिला 8 में, उसमें लिच्छवी थी। और जो सबसे पहला गणतंत्रात्मक, जहाँ सबसे पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू हुआ, ठीक है ना। फिर उसे गंडक किस नदी के संगम पर था, गंडक नदी के संगम पर, और राजा कौन थे, चेटक, ठीक है। उसके बाद है हम लोग आते हैं जस्ट जो वजी महाजनपद है, उनकी जो राजधानी थी कहाँ थी, वैशाली थी। उनकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली, ठीक है। वो कहाँ पड़ता है, वासगढ़, जिसको वसाहठगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। वैशाली को क्या कहा जाता है, वसाहठगढ़, ठीक है। ये गंगा नदी वजी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी, ठीक है। गंगा नदी किसके बीच, वजी और मगध के बीच का क्या करती थी, सीमा निर्धारण करती थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, वसाहठगढ़, ठीक है। और आगे देखते हैं मल्ल महाजनपद, ठीक है ना। अब आगे मल्ल महाजनपद लोकेशन यूपी के देवरिया में, ठीक है ना। कहाँ, यूपी के देवरिया में पड़ती है। ये देखिए मल्ल महाजनपद यूपी के देवरिया में। राजधानी कुशीनगर, राजधानी कहाँ है, कुशीनगर। और देखिए इसका उत्तरी राजधानी थी कुशीनगर, इसको भी 2 भाग में होती है, और दक्षिणी भाग है पावा में, ठीक है ना। उत्तरी राजधानी कुशीनगर, दक्षिण भाग उसका जो दक्षिण राजधानी थी पावा में। और कुशीनगर में ही आपको याद होगा कि 483 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। 483 ईस्वी में क्या होती है, बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। चेदी महाजनपद, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं चेदी महाजन, लोकेशन यूपी के बुंदेलखंड में है। राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती, ठीक है ना। राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या देखिए, यहाँ वसी महाजनपद है, ये 8 गणराज्यों का संघ था। इसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख था, ठीक है ना। और गंडक नदी के संगम पर है ना, ठीक है ना। गंडक नदी के संगम पर था, राजा यहाँ का चेटक हुआ, ठीक है ये। और राजधानी आगे हम लोग देखते हैं, इसका वसाहठगढ़ पड़ता है, ठीक है। वज्जी और मगजो उसको वसाहठ और गंगा नदी दोनों को बांटती है, वज्जी और मगध को बांटती थी, सीमा निर्धारण करती थी, ठीक है। मल्ल महाजनपद यूपी के देवरिया में पड़ता है। यह राजधानी कुशीनगर, उत्तर कुशीनगर 2 भागों में था, एक कुशीनगर और पावा। कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में, ठीक है। और चेदी महाजनपद है जो जिसका जो लोकेशन है यूपी के बुंदेलखंड में, और इसकी राजधानी क्या है, सुक्तिमती या शक्तिमती, ठीक है। ये चेदी महाजनपद। अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं वो मगध महाजनपद के बारे में, ठीक है ना। मगध महाजनपद क्या है, देखिए इसको। मगध महाजनपद जो है ये सबसे इम्पोर्टेंस है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, इसको याद रखना। ये कुछ कारण है क्यों सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ। देखिए पहला कारण, मगध गंगा घाटी के, गंगा के मध्य घाट में स्थित था, ठीक है ना। मध्य घाटी में, गंगा के मध्य घाटी में स्थित, ठीक है ना। दूसरा है मगध के पहली कृषि पंचांग प्रमाण, ठीक है ना। मगध से ही पहले किसी का पंचांग प्रमाण का ये मिलता है। थोड़ा सा देख लीजिए, मगध की जो
गंगा घाटी में स्थित था, तो इसका लाभ क्या था? फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई, चूँकि यहाँ बारिश भी अच्छा होता था और चूँकि नदी भी अच्छी थी, चारों तरफ से आपको पता है गंडक, सोन और इधर से पुनपुन और गंगा नदी है ही। तो ये सारी जो नदियाँ थी इनके लिए काफ़ी यहाँ, और जो ज़मीनें थी काफ़ी उपजाऊ थी, ठीक है ना? तो इसका काफ़ी पैदा हुआ, ठीक है ना? और मगध के लिए कृषि पंचांग का प्रमाण आना, कृषि पंचांग का ही कैलेंडर, ठीक है ना? मौसम अनुकूल फसल लगा सकते थे, एक तरह का उनका एक पंचांग है जिसके अनुसार मौसम अनुकूल उनको ज्ञान होगा कि कौन सी फसल लगा सकते हैं। इनका भी बहुत अच्छा उन्होंने लाभ उठाया, ठीक है ना? तीसरा चीज़ है मगध में घने जंगलों का प्रमाण, ठीक है ना? मगध में उस समय क्या थे, घने जंगल थे, तो वहाँ जो रथ बनाने के प्रयोग जो लकड़ियों का तो होता था ना, यहाँ से मिल जाता था, और रथ बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग, ठीक है ना? लकड़ियों को बेचकर क्या करते थे, पैसा कमाया जाता था, ठीक है ना? फिर आग के जलावन के रूप में, ठीक, उसको जो लकड़ी है उसको रथ से बनाए जाते थे, जलावन के रूप में भी, और उसको बेचकर भी पैसा ये इसको कमाया जाता था, ठीक है ना? ये और अगला जो है, और साथ ही जो है हाथियों का, वहाँ के जो जंगल थे, जंगल में क्या चीज़ के प्रमाण मिले हैं, हाथियों के प्रमाण मिले, ठीक है ना? और हाथी जो है सैन्य व्यवस्था को मजबूत करता है, ठीक है ना? वहाँ से देखिए रथ रथ बनाने के लिए तो जंगल में, और जंगलों में क्या हाथी भी क्या भी प्रमाण मिले, तो हाथी को विशेषकर उस काल में क्या किया गया है, उसको सैन्य व्यवस्था में उसका उपयोग किया गया है लड़ने के लिए, ठीक है ना? ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अगला है मगध के लोहे के खान का प्रमाण जो मिला है, ठीक है ना? मगध के लोहे के खान के प्रमाण यहाँ मिले हैं, तो हथियार बनाने और कृषि उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? क्यों, इसके कुछ कारण है, तो ये याद रखिएगा। ये गंगा नदी के मध्य घाटी में स्थित है, ठीक है? दूसरा है कि मगध में पहली कृषि पंचांग का प्रमाण मिला, ठीक है? और तीसरा है कि मगध में जो घने जंगल थे, जंगलों के उस लकड़ियों की सहायता से और हाथी वहाँ मिलते थे, उसकी सहायता से इनको आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर आगे यहाँ लोहे की खान पड़ती, छोटा नागपुर के पठार यहाँ था, ठीक है ना? तो यहाँ से लोहे की खान का उपयोग करके हथियार और कृषि उपकरण ये लोग बनाते थे, जिससे क्या हुआ ना कि बड़े स्तर पर ये इनको आगे बढ़ने में मौका मिला, ठीक है ना? तो जस्ट हम लोग फिर आगे देखते हैं, ठीक है? मगध में देखिए एक चीज़ है, ये मगध ना हमेशा से आपको पता होगा कि एंशियंट टाइम में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जगह स्थान था, ठीक है ना? कोई भी जो राजा हुआ अधिकतर मगध में, ये आसपास के बिहार के इलाकों से ही वो शासन करने, कंट्रोल करने की कोशिश करता था, ठीक है ना? ये इतनी एक बोले कि उस समय का सबसे स्ट्रेटजिक लोकेशन था, ठीक है ना? जैसे बाद में आगरा और दिल्ली हो गया सल्तनत काल में और मुगल काल में, ठीक है ना? उसी समय ये एंशियंट टाइम में ये पाटलिपुत्र था, ठीक है ना? ये पटना, तो मगध डायनेस्टी टोटल अगर बोले तो ये था। अगर हम देखें तो इनके मगध में जो राजवंश हुए उनके बारे में थोड़ा सा अगर हमारी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से सीरियल वाइज इसमें अभी राजवंश शासन किया मगध में। पहला जो राजवंश आया उसका नाम है हर्यक वंश, ठीक है ना? पहला जो राजवंश आया कौन आया, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के जो है, जो पहला राजा हुआ वो क्या हुआ, बिंबिसार हुआ, ठीक है ना? बिंबिसार। दूसरा कौन हुआ, उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु। फिर उनके पुत्र क्या हुआ, उदयन, ठीक है ना? फिर अनिरुद्ध हुए, ठीक है ना? फिर कौन हुआ, मुंडक। और फिर कौन हुआ, नागदशक, ठीक है? ये याद रखना, 6 शासकों की जानकारी मिलती है हर एक वंश में, ठीक है ना? पहले देखिए मगध पर सबसे पहले का किस डायनेस्टी का पड़ता है, कौन से वंश ने शासन किया, तो ये हर्यक वंश ने। हर्यक वंश में 6 शासकों का वर्णन मिलता है। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, फिर चौथा अनिरुद्ध, फिर पांचवा मुंडक, और फिर नागदशक, ठीक है ना? मुंडक और नागदशक, इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा जो है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में, ठीक है ना? इसके जो प्रमुख राजा हुए ये शिशुनाग और दूसरा कालाशोक, ठीक है ना? ठीक है ना? दो या याद रखना, शिशुनाग वंश, शिशुनाग और कालाशोक, ठीक है? शिशुनाग और कालाशोक, शिशुनाग वंश। तीसरा जो है यहाँ नंद वंश का पड़ा, ठीक है ना? कौन ने, किसने शासन किया, तीसरा जो डायनेस्टी है नंद वंश। और यहाँ 3 राजा हुए, महानंदी, ठीक है ना? एक हुए महानंदी, दूसरा हुआ महापदम नंद, और तीसरा घनानंद, ठीक है ना? यहाँ 3 राजा का महानंदी, फिर महापदम नंद, और फिर उसको घनानंद, ठीक है ना? ये। और चौथा जो आया डायनेस्टी मौर्य वंश, ठीक है ना? मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य पहला, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य बने, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है ना? ये उसके बारे में उसको देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद है यहाँ 5वां जो आया शुंग वंश, ठीक है? कौन आया 5वां, जो कौन आया, शुंग वंश। यहाँ पुष्यमित्र और अग्निमित्र, ठीक है ना? यहाँ 2 का नाम मिलता है, पुष्यमित्र और अग्निमित्र शासक, पुष्यमित्र और अग्निमित्र। और छठा जो आया सातवाहन वंश, ठीक है ना? 7वां कौन आया, सातवाहन वंश। 7 से 8 राजा का यहाँ प्रमाण मिलता है, ठीक है ना? 7 से 8 राजा का प्रमाण। एक बार थोड़ा सा एक जान लेते हैं इसके बारे में, फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? पहला आया हर्यक डायनेस्टी, फिर दूसरा आया शिशुनाग वंश, तीसरा आया नंद वंश, चौथा आया मौर्य वंश, 5वां आया शुंग वंश, छठा आया सतवाहन वंश, ठीक है ना? 5वां आया शुंग वंश और छठा आया सतवाहन वंश, ठीक है? ये डायनेस्टी है कि कैसे ही
ये लोग आए, ठीक है ना, कब को एक सीरियल वाइज है, ठीक है ना। कौन कौन से राजा हुए मैंने ये भी आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं जो हरेक वंश है, हरेक वंश का जो अन्य नाम मिलता है उसको पृथ्वहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस राज्य में जो बने ना वो अपने जो पहले वाले जो शासक थे उनकी हत्या कर बने, इसीलिए अपने मतलब कि वो उनके पुत्री थे, पुत्र उनकी हत्या कर वो शासक पर बैठे, इसीलिए उसको पृथ्वहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। पहला राजा कौन बना? बिंबिसार। पहला राजा कौन बना? बिंबिसार, ठीक है ना। और हरेक वंश के क्या था? संस्थापक था। हरेक वंश का क्या था? वो संस्थापक था, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले जोर देने वाला राजा था वो, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले जोर देने वाला राजा कौन बना? बिंबिसार, ठीक है ना। इसको ये याद रखना, ठीक है। और जो शासन काल है इसका 544 बीसी से 492 बीसी, ठीक है। 544 बीसी से 492 बीसी तक, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों में श्रोणिक एवं सोनिया कहा गया, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? श्रोणिक एवं सोनिया, ये याद रखना। बौद्ध ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है? श्रोणिक एवं सोनिया, श्रोणिक एवं सोनिया। महानतम बौद्ध अनुयायी था, ठीक है ना। महानतम क्या था? बौद्ध अनुयायी था। मगध की राजधानी राजगिरी थी, ठीक है ना। मगध की राजधानी उसमें क्या रखा था? राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी बोलते हैं, ठीक है ना। और अस्थाई सेना की नींव रखने वाला पहला राजा, ठीक है ना। जो पहली बार साक्ष्य मिलता है कि जिसने क्या किया? अस्थाई सेना रखा, ठीक है ना। अस्थाई सेना रखने का क्या हुआ? इसका पहला ये मिलता है प्रमाण, ठीक है ना। ये तो ये इसको देखना, स्थायी सेना रखने का पहला प्रमाण। मगध का जो राजधानी थी उन्होंने राजगिरी इनके समय थी। महानतम बौद्ध अनुयायी था, ठीक है ना। इसको याद रखना, महानतम बौद्ध अनुयायी था। इसको बौद्ध ग्रंथों में श्रोणिक एवं सोनिया कहा गया, सॉरी सेनिया कहा गया, श्रोणिक एवं सेनिया कहा गया, ठीक है ना। ये और बिंबिसार जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर देने वाला पहला राजा बना, ठीक है ना। ये कौशल एवं आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियों का सहारा लिया, ठीक है ना। अपना साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीति, ये पहला है वैवाहिक नीति, विवाह करके वो अपनी साम्राज्य का विस्तार, दूसरा है मित्रवत नीति और तीसरा है युद्ध या आक्रामक नीति, ठीक है ना। 3 नीति, वैवाहिक नीति, मित्रवत नीति और युद्ध या आक्रामक नीति, ठीक है ना। वैवाहिक नीति में क्या है? बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ क्या थे? दिव्य अवदान, ठीक है ना। 500 रानियों का क्या मिलता है? 500 रानियों का वर्णन मिलता है इसमें। जो बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान है, ठीक है ना, उसमें क्या मिलता है? इनकी 500 रानियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है ना। जिसमें से प्रामाणिक जो पत्नियां हैं उनमें से कुछ है, देखिए जैसे क्षेमा, ठीक है ना। फिर क्षेमा जो है पंजाब की राजकुमारी थी, क्षेमा पंजाब की। फिर दूसरा चेलना, ठीक है ना, चेटक की बेटी थी, ठीक है। चेटक की बेटी जो लिच्छवी थी ना, वो चेटक की बेटी, ठीक है। और महाकौशला प्रसेनजीत की बहन, ठीक है ना। 3 को महाकौशला ये प्रसेनजीत की बहन। 3 का जो 500 रानियों को देखो, बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यदान है उनको 500 रानियों को वर्णन मिलता है, लेकिन जो प्रमाणिक पत्नियां हैं देखिए इसमें कुछ का जो नाम है उसमें क्षेमा है जो पंजाब की राजकुमारी थी, एक चेलना थी, ठीक है ना। चेलना जो चेटक की बेटी थी, चेलना किसकी बेटी थी? चेटक की बेटी थी। और महाकौशला जो प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है ना। ये और एक विवाह आम्रपाली की नृत्यांगना, ठीक है ना, जो आम्रपाली जो एक नृत्यांगना थी वैशाली की, उससे भी उन्होंने किया, ठीक है ना। वैशाली से थी उससे भी उन्होंने किया। और जो देखो इन्होंने किया चेलना से ना, देखो दहेज के रूप में कौशल एवं काशी, ठीक है ना। जब देखो दहेज के रूप में जो प्रसेनजीत से ये किए थे, ठीक है ना, उनसे तो उनको दहेज के रूप में क्या मिला था? कौशल एवं काशी मिल चुका था, ठीक है ना। कौशल एवं क्या मिला था? काशी। तो इस तरह वह साम्राज्य उन्होंने विस्तार किया। वो शादी करके क्या करते थे, उनको कोई क्षेत्र मिल जाते थे, जैसे वो क्या करते थे, वो मतलब अपना साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या है, कुछ चीज़ें जो उन्होंने ये किया, ठीक है ना। तो बिंबिसार वंश के बारे में हमने देखा, बिंबिसार के बारे में देखा। हर एक डायनेस्टी में उन्होंने विवाह की नीति से, मित्रवत नीति से, आक्रामक नीति से क्या हुआ, ये अपना ये साम्राज्य का विस्तार किया। उनका टाइम पीरियड है 544 बीसी से 492 बीसी। उनको बौद्ध ग्रंथ में श्रोणिक एवं सेनिया कहा गया, ये याद रखना है। तो राजधानी कहाँ थी? राजगिर गिरिब्रज। लेकिन अस्थायी सेना रखने का नींव इनको पहला प्रमाण यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। अस्थायी सेना के, ठीक है ना। ये तो ये हमने अभी देखा, ठीक है। शिशुनाग वंश, हरेक वंश, क्या कौन कौन से डायनेस्टी यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर से महाजनपद में जो शक्तिशाली महाजनपद हुए, ठीक है ना, किस क्यों हुए उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। फिर ये जो अलग अलग महाजनपद के बारे में, मस्मक महाजनपद, सुरसेन महाजनपद, मत्स्य महाजनपद के बारे में हमने ये सारे महाजनपद के बारे में देखा कि राजधानी क्या थी इनकी, बरेली, उत्तरी पंचाल राजधानी, दक्षिणी पंचाल जो भी था, मत्स्य के बारे में, ठीक है ना।
यहीं पर कनौज आता था। और सुरसेन जो जनपद है उसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथ में इसको क्या कहते हैं, मैथौरा, ठीक है ना। अवंतीपुत्र महात्मा बुद्ध का शिष्य था, ठीक है। असमक जो राजधानी थी भारत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था, ठीक है ना। और इसकी राजधानी पोटली या पोटन थी। और नदी किस नदी किनारे, गोदावरी नदी के। और यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का शासन का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। ये अवंती महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली वो मगध के बाद मिलता है, ठीक है ना। ये भी दो भाग में, उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती। उसकी उत्तरी की उज्जैनी राजधानी थी और दक्षिणी का महिष्मती। दोनों जो थे दोनों राजधानियाँ विभाजित करने वाली जो नदी थी वेत्रावती नदी थी, ठीक है ना। वेत्रावती नदी याद रखना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो मगध के बाद जो लोहे के लिए प्रसिद्ध मिला, यही अवंती से ये लोग यूज करते थे, ठीक है ना। वज्जी महाजनपद ये 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख था, ठीक है ना। और यहीं से पूरे विश्व में पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था का ये मिलता है, ठीक है ना। गंडक नदी के संगम पर है। राजा जो है क्या वो चेटक हुए यहाँ का, ठीक है ना। जो राजा प्रमुख राजा चेटक, और राजधानी इनकी थी वैशाली व सारगढ़, ठीक है ना। गंगा नदी जो थी वज्जी और मगध के बीच का सीमा निर्धारण करती थी, ठीक है ना। मल महाजनपद देखिए अभी देवरिया में पड़ता है। इसकी राजधानी कुशीनगर है, ठीक है ना। जो उत्तरी भाग, ठीक है ना, और दक्षिणी भाग उसका पावा पड़ता है। दो भागों में, उत्तरी भाग में कुशीनगर, यहीं पर ही बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईस्वी में। चेदी महाजनपद है जो लोकेशन यूपी के उत्तरा बुंदेलखंड में पड़ता है। राजधानी शक्तिमती या शक्तिमती। मगध महाजनपद के बारे में हमने देखा ये क्यों उत्कर्ष हुआ इसका। चलिए थोड़ा सा फिर हम आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमने बिम्बिसार तक देखा था। अभी जो है हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। बिम्बिसार जो है जो उनके पुत्र हुए अजातशत्रु, ठीक है ना। बिम्बिसार ने कैसे मित्रवत नीति के तहत कई सारे राज्यों का विस्तार किया था, ठीक है ना। चंद्र प्रदौत जो ठीक थे, अवंती के जो राजा थे, मगध में विलय किया। कैसे किया, उस समय देखिए अवंती सबसे बड़ा मजबूत था। अभी हम लोग देखे थे कि जो मगध के बाद था वो दूसरा अवंती था। तो अवंती में वहाँ के पिलिया एक जो शासक थे चंद्र प्रदौत, उनको पीलिया बीमारी हो गई थी। उनको ठीक करने के लिए ना जो बिम्बिसार ने अपना जो राजवैद्य थे, ठीक है ना, राजवैद्य थे उनको वो भेजे थे, ठीक है ना। उनको भेजे थे और राजवैद्य जो जीवक थे उनको वो भेजे थे, ठीक है ना। राजवैद्य जो जीवक थे उनको भेजे थे, ठीक है ना। इसको याद रखना। और बिम्बिसार जो ना देखिए जो जीवक था ना वैश्य पुत्र था, ठीक है ना। ये और राजवैद्य था। और इनकी माता जो थी क्या थी, सलावती थी, ये याद रखना है। अगर जीवक के बारे में पूछा जाए तो जीवक की जो माता थी क्या थी, सलावती थी। और ये वैश्य पुत्र थे, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा। देखिए बिम्बिसार के जो पुत्र हुए अजातशत्रु, ठीक है, इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। ये महाकौशला के गर्भ से होते, ठीक है ना। महाकौशला की इनकी बहन थी प्रसेनजीत की, आपको पता होगा, ठीक है ना। प्रसेनजीत की महाकौशला जो क्या थी वो बहन थी, ठीक है ना उनकी, उनसे ही इनका शादी हुआ था, ठीक है ना। तो ये उन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं से ये जन्मे थे अजातशत्रु। फिर दूसरे जो हल एवं बेहल, ये चेलना के गर्भ से, ठीक है ना। ये चेलना की जो चेटक की क्या थी, बेटी थी, ठीक है ना। ये हल एवं बेहल यहाँ से उसका जन्म हुआ। और अभय कुमार आम्रपाली गणिका के गर्भ से, ठीक है ना। आम्रपाली की जो है ना वो नृत्यज्ञा थी ना, और वैशाली से वो लाए थे। तो उन्हीं से जो पुत्र जन्मे थे कौन से सन में थे, अभय कुमार, ठीक है ना। ये अभय कुमार थे, वो जन्मे थे, ठीक है ना। यहाँ एक थोड़ा सा देखिएगा, अजातशत्रु जो है वो ज्येष्ठ पुत्र है महाकौशला की गर्भ से। किसकी गर्भ से हुए थे, प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकौशला के। और हल एवं बेहल जो थे चेलना की गर्भ से, जो चेटक की बेटी थी चेलना, उनकी गर्भ से हल एवं बेहल दो भाई का उनके बेटे के जन्म लिए, बिम्बिसार के पुत्र थे। और अभय कुमार जो आम्रपाली जो नृत्यांगना थी उन्होंने शादी की थी उनसे, ये अभय कुमार पुत्र का उनका जन्म हुआ, ठीक है ना। जीवक जो है, जीवक को सॉरी अभय कुमार ने जीवक को सड़क के किनारे से उठाया था। जो ये जीवक थे ना इनको ये ही लाए थे, अभय कुमार जी लाए थे, ठीक है ना। ये देखिए वे भी वैसे पुत्र थे और ये भी चूंकि ये थे। तो अध्ययन के लिए उन्होंने तक्षशिला उनको भेजा था, ठीक है ना। अध्ययन के लिए जीवक किसने तक्षशिला भेजा था, तो याद रखना अभय कुमार, ठीक है ना। ये अभय कुमार किनके पुत्र थे, आम्रपाली, ठीक है ना, और बिम्बिसार के पुत्र थे, ठीक है ना। ये कहाँ भेजे थे जीवक को, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। ये चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। बिम्बिसार की जो हत्या होती है 493 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है ना। और इसकी हत्या कौन करता है, अजातशत्रु, ठीक है। इनकी हत्या कौन कर देता है, अजातशत्रु, ठीक। पीछे के कारण क्या है, इनकी हत्या के पीछे के कारण क्या है, तो कारण है कि जो अजातशत्रु के जो भाई थे हल एवं बेहल, जो चेलना की गर्भ से जन्म लिए थे, ठीक है ना। तो वे ननिहाल जा रहे थे। सैनक हाथी पर बैठकर ननिहाल भेजा गया। सैनक हाथी वहाँ एक प्रसिद्ध उनकी जो वे रखते थे बिम्बिसार, वो एक अपनी जो सैनक हाथी और कई सारे
कुंठल हार, 16 लड़ियों वाला कुंठल हार भी अपने गले में, और उनको भेजाकर मतलब कि एक ऐसा भेजा गया उनके ननिहाल में कि जैसे कि मानो ये राजा है, ठीक है ना, यही वास्तविक राजा है, जिससे क्या हो ना, और अजातशत्रु चाहते थे कि मुझे भी क्या करे, ये कहते थे कि मुझे भी ना अपने कंठल हार और पहनाइए, और मुझे भी अपने मतलब भेजाइए कभी हाथी पर, सैनिक हाथी पर, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, जिससे वे गुस्से में आ गए और अपने पिता को ये हत्या कर दिए थे, ठीक है ना, ये अपने पिता का, ये इसके पीछे का कारण है, ठीक है ना, महाकोसला की हत्या, ठीक है ना, और साथ ही ना उसने महाकोसला का भी, अपनी माता का भी हत्या कर दिया, ठीक है ना, सैनिक हाथी को। सलाहकार जो बिम्बिसार जो हैं, इनकी जो सलाहकार थे सुनिधि और दीर्घचारण, ठीक है, सुनिधि और दीर्घचारण, ठीक है, इनको याद रखना, इनके जो दो सलाहकार थे कौन थे, सुनिधि और दीर्घचारण। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी हत्या कर दी जाती है अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है, 493 ईस्वी में, ठीक है ना, और अपनी इनके साथ अपनी माता का भी, महाकोसला का भी हत्या कर देते हैं, ठीक है ना, वो एक घटना है, वो सैनिक और थी, और 16 कुंठल लड़ियों वाला हार पहनना चाहते थे, जिसकी जो उन्होंने खाली में बेहल को बनाया था, ठीक है ना, जिस वजह से गुस्सा होकर इन्हें हत्या कर दी, ठीक है ना, उनके ये याद रखना है, बिम्बिसार के दो सलाहकार थे, सुनिधि और दीर्घचारण। कौन थे, सुनिधि और दीर्घचारण, आपको याद रखें, बिम्बिसार के दो कौन सी थी सलाहकार, सुनिधि और दीर्घचारण। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो प्रसेनजीत की पुत्र वजीरा से अजातशत्रु का विवाह हुआ। अजातशत्रु के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना, अजातशत्रु को थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, 493 बीसी से 461 बीसी में इनका क्या हुआ, इनका शासनकाल 493 बीसी से 461 बीसी तक, ठीक है ना, इनका उपनाम कुनिक, ठीक है ना, इनका क्या उपनाम मिला, इनको कुनिक के नाम से भी जाना था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, पहले वो किसका अनुयायी था, जैन धर्म का, फिर पूर्णतः कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, ठीक है ना, पहले वो जैन धर्म के अनुयायी थे, फिर बाद में वो क्या होगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, ठीक है ना। इनका शासनकाल है 493 से 461 बीसी, 493 बीसी से 461 बीसी। उपनाम इनको कुनिक मिलता है, ठीक है ना, कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और कुछ दिनों बाद फिर ये क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिए, ठीक है ना। और इन्होंने हमला किस पर किया, कौशल राजा, जो प्रसेनजीत को हरा दिया। किसने पर हमला किया, कौशल राजा। आपको पता होगा कि जो कौशल राजा किस पर, ये कौशल के राजा पर इन्होंने क्या, प्रसेनजीत को हरा दिया, ठीक है ना, प्रसेनजीत को क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है ना। और प्रसेनजीत के पुत्र वजीरा से अजातशत्रु का विवाह, प्रसेनजीत की पुत्री, जो पुत्री है, ठीक है ना, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से अजातशत्रु का विवाह हुआ, ठीक है ना, उसकी पुत्री, प्रसेनजीत की एक पुत्री थी किसका, वजीरा, इसको याद रखिए, वजीरा से इसका क्या हुआ, विवाह हुआ, ठीक है ना, ये ऐसा चला, ठीक है ना, ये ठीक है, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से अजातशत्रु का क्या हुआ, विवाह हुआ। इसके बारे में बस इतना ही, आगे हम लोग चलते हैं। अजातशत्रु के समय जो प्रमुख विशेषता थी, ठीक है ना, उनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। यह सोन, गंगा, गंडक नदी के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है ना, और इन तीनों की नदी, ये किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना किन्होंने किया, ये, हालांकि राजधानी नहीं बनाया इन्होंने, पाटलिपुत्र को स्थापना की। अवंती के महाजनपद के दर्शकों ने पाटलिपुत्र में 4 दीवारी का निर्माण किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने 4 दीवारी का निर्माण किया है, और किसके डर से, अवंती महाजनपद के डर से 4 दीवारी का निर्माण करवाया, ठीक है। उद्घाटन के लिए महात्मा बुद्ध को बुलाया, ठीक है, उद्घाटन के लिए क्या किया है, महात्मा बुद्ध को, और उनसे क्या उन्होंने कुछ पूछा था। 8 गणराज्यों का संघ है, जो वजी महाजनपद है, जो कि पता हो गया, वजी महाजनपद, ये मगध है, और ये इधर मगध है, और यहाँ वजी है, ठीक है ना, तो इन दोनों को गंगा नदी अलग करती, ये इस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन असफल हो जाते थे, वजी महाजनपद को जीत नहीं पाता था, तो उनसे वो सलाह पूछते क्या करे, तो बोले कि उसमें फूट डालो, तो उस महाजनपद गणराज्यों में फूट डालने को बोला, और फिर उसके बाद वो इन अजातशत्रु के समय में तो वो शायद ये नहीं हो पाए, आगे चलकर दूसरे शासक ने उनको फिर क्या किया, अपने कब्जे में किया, ठीक है ना, और बार बार उस पर चाहते थे कि हम कब्जा करें, लेकिन नहीं हुआ। वजी संघ को फूट डालने के लिए अजातशत्रु ने अपने सलाहकार वर्षकार, ठीक है ना, वर्षकार को भेजा, ठीक है ना, अपने सलाहकार किसको भेजा, वर्षकार को, ठीक है ना, जीतने के लिए अजातशत्रु ने प्रक्षेपण अस्त्र का प्रयोग किया, ठीक है ना। देखिए यहाँ अपने एक जो सलाहकार है, फूट डालने के लिए किसको भेजा, वर्षकार, इसको याद रखिए, किसको भेजा, वर्षकार को, ठीक है ना। और जीतने के लिए अजातशत्रु ने किसने 2 प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किए थे, ठीक है, रथमूसल, ठीक है ना, किन से, रथमूसल और महाशिलाकंटक, ये याद रखें, रथमूसल और महाशिलाकंटक 2 चीज़ थे जो उन्होंने उपयोग किए थे, ठीक है ना, रथमूसल और महाशिलाकंटक, ठीक है। देखिए जो अजातशत्रु से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट है, इनकी प्रमुख विशेषता थी कि ये सोन गंडक के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना की और अवंती की डर से 4 दीवारी का निर्माण किया, और वजी पर ये कंट्रोल करना चाहते थे,
तो नहीं हो पाता था, ठीक है ना, उसको अपने में मिलाना चाहते अपने साम्राज्य में, लेकिन नहीं मिला पाए। तो इन्होंने महात्मा बुद्ध से इसको क्या लिए, सलाह मांगी। तो उन्होंने बोला फूट डालने के लिए, और उन्होंने जो फूट डालने के लिए अपना एक सलाहकार नियुक्त किया, वर्षकार, उसको उसको भेजा, और उसको जीतने के लिए रत्न मूसल एवं महाशिला कंटक को क्या किया, हथियार को उसमें जीतने के लिए उन्होंने उपयोग किया था, ठीक है। ये फिर आगे चलते हैं। अजात शत्रु की जो हत्या होती है, ठीक है ना, अजात शत्रु की जो हत्या कर दी जाती है 461 बीसी में, ठीक है ना, इसको याद रखिए 461 बीसी में, ठीक है। और ये ठीक है। और उसके बाद कौन कर देता है, ये उदयन कर देता है, इन्हीं का पुत्र होता है, ठीक है ना, उदयन, ठीक है ना। उदयन का अन्य नाम उदयभद्र मिलता है, ठीक है ना। उदयन का अन्य नाम क्या मिलता है, उदयभद्र मिलता है। माता जो है पद्मावती, ठीक है ना, माता कौन सा मिलती है, पद्मावती। और शासन 461 से 445 बीसी चलती है, 461 बीसी से 445 बीसी, ठीक है ना। देखिए इसका अन्य नाम क्या मिलता है, उदयभद्र, ठीक है ना, इसको याद रखिए। हेमचंद्र की पुस्तक है ना, और माता का नाम याद रखिए पद्मावती। हेमचंद्र की पुस्तक परिशिष्ट वर्मन में जो तृष्टि सलाका जो बौद्ध ग्रंथ है तृष्टि सलाका पूर्व चरित, ठीक है ना। उदयन चंपक जो इनकी जो उसमें है, वो जो विशेषता है थोड़ा सा देखिए कि जो हेमचंद की पुस्तक परिशिष्टि वर्मन और बौद्ध ग्रंथ तृष्टि सलाका पूर्व चरित्र में उदयन चंपा के राज्यपाल के बारे में इनकी जानकारी मिलती थी कि इससे पहले वो क्या थे, चंपा के राज्यपाल थे, ठीक है ना। पहले वो क्या थे, चंपा के राज्यपाल थे, क्या थे, तृष्टि सलाका से मिलता है, किससे, एक हेमचंद्र की पुस्तक है परिशिष्ट वर्मन, ठीक है ना, किसे, हेमचंद्र की पुस्तक जो है परिशिष्ट वर्मन, और एक दूसरी है बौद्ध ग्रंथ की तृष्टि सलाका पुरुष चरित्र, तृष्टि सलाका पुरुष चरित्र, ठीक है ना, दो, एक ही तृष्टि सलाका पुरुष चरित्र और परिशिष्ट वर्मन यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। उदयन चंपा का ये क्या था, ये था राज्यपाल था, ठीक है ना, पहले इसे शासक बनने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना, पाटलिपुत्र को क्या बनाया, अपनी इन्हें राजधानी बनाया। दूसरा कुसुमपुर शहर का निर्माण, देखिए पाटलिपुत्र को स्थापना किसने की थी, अजातशत्रु ने, लेकिन राजधानी किसने बनाया, उदयन ने, इसको याद रखिए। कुसुम शहर का निर्माण करवाया, ठीक है ना, कुसुम शहर का निर्माण करवाया, ठीक है ना, याद कीजिए, ठीक है। आगे है कि महत्वपूर्ण बौद्ध संगीत, थोड़ा सा ये अगला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बौद्ध संगीत 483 बीसी में राजा अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है ना, उस समय अजातशत्रु शासक थे, ठीक है ना। आयोजन स्थल राजगीर में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में, कहाँ से हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में, याद रखिए। आयोजन स्थल कौन से, राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में होता। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, अध्यक्ष कौन थे वहाँ, महाकश्यप थे, ठीक है। विशेषता शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक का उदय हुआ, किसका उदय हुआ, शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक का। यहाँ पर जो पहली बार हुआ उसमें सुदय पिटक एवं विनय पिटक का उदय हुआ, ठीक है। गार्गी, देखिए ये जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया ना, ये गार्गी संहिता वायु पुराण में इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है ना। गार्गी संहिता और वायु पुराण में इसकी क्या मिलती है कि पाटलिपुत्र को राजधानी में इसकी कहाँ जानकारी मिलती है, गार्गी संहिता और वायु पुराण में। और कुसुमपुर शहर का निर्माण किया वहाँ के यहाँ मिलता है, कुशी जो परिशिष्ट वर्मन है ना, हेमचंद्र द्वारा लिखी, उस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स हैं उदयन के बारे में, ठीक है। देखिए अजातशत्रु की तो हत्या होती है, अजातशत्रु ने उसको 483 ईस्वी में क्या होता, उनके समय में ही क्या होता, आयोजन का स्थल किया गया था बौद्ध, जब उन्हीं के टाइम में एक प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जब वो महात्मा बुद्ध मरे थे, तो उन्हीं के समय में, तो ये राजगीर में हुई थी, राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में, ठीक है ना। अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर शुद्ध पिटक और विनय पिटक दो चीज़ों का उदय हुआ था, ठीक है ना, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का उदय हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये इनके बारे में था फैक्ट। और थोड़ा सा उदयन के बारे में जानते हैं, इनका नाम उदयभद्र मिलता है और माता पद्मावती थी। शासनकाल 461 बीसी से क्या मिलता है, 465 45 बीसी, ठीक है ना, 461 से 445 बीसी, ठीक है ना। और ये पुस्तक हेमचंद्र परिशिष्ट वर्मन और बौद्ध ग्रंथ के जो तृष्टि सलाका पुरुष चरित्र है, उसमें उदयन को पहले बताया गया, तो वो चंपा के राज्यपाल थे, ठीक है ना। और इनके बारे में थोड़ा सा इनके काल में मिलता है क्या कि पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था उदय ने, ठीक है ना। कहाँ मिलता है इसकी जानकारी, तो गार्गी संहिता और वायु पुराण में। और कुसुमपुर शहर का निर्माण किस कहाँ मिलता है, परिशिष्ट वर्मन में, ठीक है, जो हेमचंद्र द्वारा लिखी गई थी। फिर जस्ट आगे देखते हैं उदयन के बाद जो क्या हुआ, और यहाँ का जो शासक है अनिरुद्ध, ठीक। उदयन के बाद कौन शासक है, अनिरुद्ध और मुंडक और नागदशक। अनिरुद्ध और मुंडक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना। अनिरुद्ध और मुंडक के बारे में, नागदशक के बारे में थोड़ा सा ये है कि उदयन के जो थे उनके पुत्र थे नागदशक, ठीक है ना। इनके शासनकाल 445 से लगभग 412 बीसी में ये मिलता है, ठीक है ना, 445 412। इतिहास का इनके बारे में कुछ है वर्णन, ठीक है ना। ये हरेक वंश के अंतिम राजा थे, तो हरेक वंश का जो अंतिम राजा थे, किंग थे, कौन थे, तो नागदशक थे। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी के अमात्य जो होता है राजा सौ मंत्री होता है, ठीक है ना।
रेवेन्यू मिनिस्टर होता है। तो शिशुनाग ने जो आमात्य थे शिशुनाग ने उनकी क्या कर दिया था, अपदस्थ कर दिया था, इनको हरा दिया था, इनको हटा दिया था, ठीक है ना। समझ में आया कि जो देखिए उदयन के जो है, उदयन के बाद अनिरुद्ध मुंडक और नागदर्शक के बारे में जानकारी कुछ मिलती है। जो नागदर्शक की मेनली जो क्या होते हैं, यहाँ शासन करते हैं, ठीक है ना। और यह मतलब साक्ष्य मिलता है कि नागदर्शक की जो अरेक वंश के अंतिम राजा थे, ठीक है ना। और मगध के नया वंश का नींव रखा गया जो जिसको बोलते हैं शिशुनाग वंश। इसके बाद इस पर किसका कंट्रोल हो गया, शिशुनाग वंश, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो शिशुनाग वंश पे जो 412 से लेकर 344 ईस्वी तक यहाँ शासन करती है। 412 से 344 बीसी तक, 412 बीसी से 344 बीसी तक। संस्थापक कौन थे, शिशुनाग, ठीक है ना। संस्थापक कौन थे, शिशुनाग, ठीक है ना। शिशुनाग बोला जाता है कि इनके बारे में थोड़ा वीडियो है कि इनका वास्तविक जो नाम है, जो शिशुनाग का शासनकाल है 412 से 344 बीसी, 412 से 344 बीसी, ठीक है ना। और राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दिया इन्होंने, वैशाली में शिफ्ट कर दिया। ये याद रखिएगा, कहाँ इन्होंने सब वैशाली में कहाँ ले गया, अपनी राजधानी वैशाली ले गए, ठीक है ना। किसने ले गया, शिशुनाग ने, ठीक है ना। और कब से कब तक शासन किए, तो 412 से 394 बीसी, 412 बीसी से 394 बीसी तक इनका शासनकाल, ठीक है ना। और ये वास्तविक नाम इनका क्या था, नंदीवर्धन, ठीक है ना, नंदीवर्धन। और यहाँ थे वजी संघ को मगध में शिशुनाग ने विलय किया, ठीक है ना। शिशुनाग ने किया विलय, ठीक है ना। मगध को पूर्ण रूप से किसने विलय किया, तो शिशुनाग ने, इसको याद रखिए। मगध को वजी संघ को मगध में विलय किसने किया, शिशुनाग ने, ठीक है। दूसरी जो जानकारी है यहाँ से, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। दूसरा जो राजा हुआ शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक, जो 394 बीसी से 366 बीसी तक, ठीक है ना। 394 बीसी से कहाँ तक रखता है, 366 बीसी तक। और दिव्य अवदान में इन्हें काकवर्ण कहा गया है, ठीक है ना। क्या कहा गया है, काकवर्ण। दिव्य अवदान में इनको क्या कहा गया है, काकवर्ण। ये आप इसको याद रखिए, दिव्य अवदान में इनको क्या कहा गया है, काकवर्ण कहा गया है। और वैशाली से राजधानी हटाकर इन्होंने कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र में किया, ठीक है ना। वैशाली से राजधानी फिर उन्होंने क्या कहाँ ला दिया, पाटलिपुत्र में ला दिया, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और कालाशोक के समय में जो दूसरा बौद्ध संगति होता है, ठीक है ना, 383 ईस्वी में। और सवागामी इसके क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। वैशाली के कुसुमपुरी बिहार में होते हैं, कुसुमपुरी बिहार में यहाँ इनका दूसरा बौद्ध संगति होता है, ठीक है ना, कुसुमपुरी बिहार में, ठीक है। ये कुछ देखिए, जो हर एक डायनेस्टी के बाद क्या आता है, यहाँ शो आता है शिशुनाग, ठीक है ना। वो 412 से 344 बीसी तक चलता है। और इसमें जो प्रमुख जो शिशुनाग ने इनकी स्थापना की थी 412 से 394 ईस्वी तक उन्होंने शासनकाल, इनको नंदीवर्धन के नाम से अन्य नाम इनका मिलता है। और राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दिया, वैशाली शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। और उसके बारे में, ठीक है ना, साम्राज्य का विस्तार इन्होंने क्या कर, अवंती को भी अपने में मिला लिया। देखिए शिशुनाग ने कौशल को मिला लिया, मगध को मिला लिया और वत्स को मिला लिया, ये इसको याद रखिए। इसने किसको मिलाया, अवंती को मिलाया, वत्स को मिलाया, मगध तो है ही, और कौशल को भी अपने में, या उन क्षेत्रों तक अपना विस्तार कर लिया, ठीक है ना। ये ठीक है, ये और अवधी संघ को मगध में विलय करने का जो श्रेय जाता है इन्हीं को शिशुनाग को ही जाता है, ठीक है। और इसके दूसरा राजा हुआ कालाशोक जो 394 ईस्वी से 366 तक आते हैं। दिव्यदान में इनको काकवर्ण कहा गया, ठीक है ना। और वैशाली से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र किया गया, ठीक है ना। वैशाली से राजधानी हटाकर कहाँ गया, पाटलिपुत्र इन्होंने किया। कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध संगति हुआ और जिसका अध्यक्ष सवागामी थे, ठीक है। ये अब जो है कालाशोक के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है, कि वो कालाशोक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कालाशोक को 10 पुत्रों का वर्णन है। कहाँ इसके कालाशोक के कितने पुत्रों का वर्णन है, 10 पुत्रों का। बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, एक बौद्ध ग्रंथ है कहाँ, महाबोधि वंश, उसी में 10 पुत्रों का क्या है, इनको वर्णन मिलता है, ठीक है ना। कौन सा, पहला है भद्रसेन, ठीक है ना, दूसरा पुरंडवन, तीसरा मुगेन, चौथा है सर्वज, और तो 5वां है जालिक, 6ठा उभाग, और 7वां कोख्य, 8वां है संजय, और 9 है नंदी महावर्धन, और ठीक है पंचनाग, 10वां है पंचनाग, ठीक है ना। पंचनाग शिशुनाग वंश का अंतिम राजा है, इसकी हत्या महापद्म नंद ने की। ये इसको पंचनाग क्या है, सिंह जो शिशुनाग वंश है उसका अंतिम राजा है, ठीक है ना। उसकी हत्या किसने कर दी, महापद्म नंद ने। कालाशोक के 10 राजपुत्र थे और उसमें से एक जो पुत्र था उसका जो अंतिम शासक बना पंचनाग, और ये शुंग वंश का अंतिम राजा था, ठीक है, सॉरी शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, और इसकी हत्या किसने कर दी, महापद्म नंद ने। और उसके बाद मतलब कि यहाँ पर नंद वंश का शासन हो गया, ठीक है ना। ये चलिए हम लोग आगे पढ़ देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ है
इसको देख लेते हैं। इसके बारे में कालासुर के बारे में पढ़े, शिशुनाग वंश के बारे में हम लोगों ने देखा इसमें, और फिर से उदयन के बिंबिसार के बारे में हमने देखा कि उनको कैसे अपने जो साम्राज्य का विस्तार किए थे। तो उन्होंने जो मित्रवत नीति और वैवाहिक नीति और आक्रमण करने की नीति से उन्होंने ऐसा किया था। और चंद्रप्रदत्त जो थे ना, अवंती के राजा, मगध में विलय किया, ठीक है ना, उनको इसमें बिला लिया, ठीक है ना। और जो अवंती के राजा थे, पिलियर ठीक करने के लिए ना उसको जीवक भेजे थे। तो उनके चूँकि टसल भी पहले जो जितना था ना कि उनको पिलियर ठीक हो गया, तो उसके बाद उन्होंने लड़ाई झगड़े बहुत कम हो गए, ठीक है ना। ये तो इनके बिंबिसार के कुछ पुत्रों की जानकारी मिलती है, अजातशत्रु, हल एवं विहल और अभय कुमार की, ठीक है ना। और जो अभय कुमार है आम्रपाली के हैं, और आम्रपाली के गर्भ से हुए थे, ठीक है ना। उन्हीं ने जीवों को सड़क किनारे से उठाया था और उन्हें जिनको भेजने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा था, ठीक है ना। फिर जो है ना बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है 493 BC में, ठीक है ना। क्यों की जाती है? वहाँ एक सैनिक हाथी के बैठने के लिए, और जो 16 लड़ियों वाला खूंटा ला रहे थे, ठीक है ना। उनके द्वारा अजातशत्रु द्वारा अपनी माँ महाकोशला का भी हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। महाकोशला का भी हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो ठीक, फिर जस्ट आगे आते हैं हम लोग। तो प्रसेनजीत की फिर प्रसेनजीत जो अजातशत्रु शासनकाल है 493 BC से 461 BC में। फिर उपनाम इनको पुण्य के नाम से और जैन धर्म के अनुयायी शुरू, फिर बौद्ध धर्म में बदल गए, ठीक है ना। और कौशल के राजा प्रसेनजीत को इन्होंने हरा दिया और उन्हीं की जो बेटी थी वजीरा से फिर शादी कर लिया, ठीक है। अजातशत्रु का प्रमुख जो है विशेषता थी, उन्होंने सोन गंडक नदी किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अवंती से बचने के लिए वो 4 दीवारी का निर्माण करवाया था, ठीक है। और वजी को जीतने के लिए रथ, मूसल एवं महाशिला कंटक नामक दो हथियार के उपकरण का उपयोग किया था, ठीक है। ये और अजातशत्रु की हत्या 461 BC में हुई थी, ठीक है ना। और इसका जो है जो इनकी हत्या उदयन ने कर दी थी, ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पहले ही, ठीक है। ये भी पहले प्रारंभिक जैन प्रारंभिक थे, फिर बौद्ध में, ठीक है। इनका जो नाम मिलता है, ठीक है, क्या उदयभद्र के नाम से, ठीक है ना। पद्मावती शासनकाल 461, जो इनकी माता है पद्मावती, ठीक है ना। और इनके शासनकाल 461 से 445 BC में तो मिलता है। और हेमचंद्र की पुस्तक है वशिष्ठ वर्मन, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ त्रिष्टि सलाका पुरुष चरित में इनकी जानकारी मिलती है। और प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और आयोजन स्थल राजगीर के सप्तकर्णी में और अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 चीज़ों सुत पिटक एवं विनय पिटक का उदय हुआ। और उदयन के काल में पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया और कुसुम शहर को बसाया गया था। इसकी जानकारी गार्गी संहिता और वायु पुराण में मिलती है। और कुसुम पर शहर का निर्माण करने के लिए वशिष्ठ वर्मन में इनकी जानकारी मिलती है। फिर उदय के बाद जो आया उनके पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक अंतिम शासक मानते हैं, ठीक है ना। हरेक वंश का अंतिम और जो राजा था, और इन्हीं के आमद शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी और शिशुनाग डायनेस्टी का ये स्थापना की। और शिशुनाग 412 ईस्वी से चला 344 ईस्वी तक, ठीक है। और शिशुनाग ही थे, इनकी स्थापना किए थे। वची संघ को पूरी तरीके से मिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। वास्तविक नाम इनका नंदीवर्धन पड़ता है। और इनका जो शासनकाल 412 से 394 BC, राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में शिफ्ट की, ठीक है। और दूसरा राजा शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक 394 BC से 366 BC। दिव्य दान में इन्हें काकोर्ण कहा गया है, ठीक है। वैशाली से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र किया। शिशुनाग जो हैं, ठीक है ना, उनके जो दूसरे पुत्र हैं वो कालाशोक, चूँकि शिशुनाग उसको पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिए थे और वैशाली से राजधानी हटाकर फिर उन्होंने उनके जो पुत्र है उत्तराधिकारी उन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया। और कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है ना, वैशाली कुसुमपुरी बिहार में। और कालाशोक महाबोधि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार जो इनकी 10 पुत्र का वर्णन मिलता है। उसी में जो अंतिम पुत्र है या एक वर्णन है पंचनाग, जिसमें ना शिशुनाग वंश का ये अंतिम राजा होता है और इसकी हत्या महापद्म कर देते हैं। और उसी के बाद क्या होता है, इस वंश का, इस डायनेस्टी का ये ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ एक नया डायनेस्टी आ जाते हैं जिसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। शिशुनाग वंश का खत्म होने के बाद यहाँ एक नए वंश की स्थापना होती देखने को मिलती है जिसका नाम है नंदवंश, ठीक है। और ये 344 से, ठीक है, 344 BC से 323 BC तक देखने को मिलता है। 344 BC से 323 BC तक इसको देखने को मिलता है। देखिए, नवनंद के नाम से नंदवंश को नवनंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंदवंश को किसके नवनंद के नाम से भी जाना जाता है।
कारण इसके कुल 9 राजाओं ने शासन किया। क्यों इसको नंदवंश कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कुल राजा कितने राजा ने शासन किया? 9 राजा ने, ठीक है ना। कुल कितने राजा ने शासन किया? 9 राजा ने। और इसके जो संस्थापक थे नंदवंश के, ठीक है, कौन थे? महापद्म नंद, जो उनकी हत्या कर दी, ठीक है ना। पंचनाग की जो अंतिम शिशुनाग वंश थे के शासक थे, उनकी हत्या करने के बाद जो थे ये शासक बनते 344 बीसी से 336 बीसी तक रहते हैं, ठीक है ना। और इनकी तुलना परशुराम से की जाती है। इनकी तुलना किससे? परशुराम से की जाती है। पंचनाग की हत्या ये करते हैं 344 बीसी में। अन्य नाम इनका क्या मिलता है? उग्रसेन। अन्य नाम इनका क्या मिलता है? उग्रसेन। इनके बारे में जानकारी जो मिलती है, उग्रसेन, ठीक है। और उपाधियाँ क्या? एक छत्र पृथ्वी का राजा, एकराट, ठीक है ना। ये उपाधियाँ लेते हैं, एक छत्र पृथ्वी का राजा और एकराट, ठीक है ना। ये इनकी 2 उपाधियाँ, ये याद रखिए, एक छत्र पृथ्वी का राजा और एकराट, ठीक है। और कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया, ठीक है ना। कलिंग से क्या है? एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया। सॉरी, ये देखिए उपाधियाँ इनको पहले देख लीजिए। ये क्यों इनका नाम नंदवंश पड़ता है? ये 9 राजाओं ने यहाँ टोटल शासन किया। इसके संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। इनकी जो शासनकाल है 344 से 336 बीसी। और पंचनाग इनकी हत्या कर देता है 344 बीसी में, ठीक है ना। और अन्य नाम इनका क्या पड़ता है? उग्रसेन। अन्य नाम क्या पड़ता है? उग्रसेन। उपाधियाँ क्या है इनका? एक छत्र पृथ्वी का राजा, एकराट, ठीक है ना। एक छत्र पृथ्वी का राजा क्या है? एकराट, ठीक है। फिर जस्ट हम लोग आगे देखते हैं। महापद्म नंद की तुलना की जाती है कि ये जो है ये मगध का पहला राजा जिन्होंने अशोक से पहले कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। ये मगध के पहला राजा हुए, ठीक है ना, जहाँ जिन्होंने अशोक से पहले क्या किया? और कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। कलिंग पर आक्रमण करने वाला पूछेगा कि मगध डायनेस्टी का पहला राजा कौन है? तो महापद्म नंद है, ठीक है ना। तुलना इनकी परशुराम से की जाती है। और कलिंग के उसमें जो राजा थे खारवेल को पराजित किया। कौन? खारवेल को पराजित किया, ठीक है ना। खारवेल को पराजित किया। कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया। कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया, ठीक है ना। वहाँ से पराजित करने में कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया। और कलिंग में जनता के लिए तनसुली नहर का निर्माण करवाया। जनता के लिए कौन सा नहर का निर्माण करवाया? ये भी याद रखना है, तनसुली नहर का, ठीक है ना। तनसुली नहर का निर्माण कराया। आपको इसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तनसुली नहर का निर्माण करवाया। कोई पूछेगा इन्होंने क्या किया? तो जो कलिंग पर आक्रमण किया तो वहाँ से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाई थी और तनसुली नहर का निर्माण किया। और इसकी जो जानकारी है कहाँ मिलती है कलिंग पर आक्रमण करने की? तो हाथी गुफा अभिलेख, जो रचना खारवेल द्वारा किया गया था, हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है ना। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इस कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। इसकी रचना किसने कराया था? खारवेल में, ठीक है ना। खारवेल डायनेस्टी के लोगों ने ये करवाया, इसकी रचना करवाया था इस अभिलेख में। इसको याद देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, इसको फिर शुरू से देखें। और खारवेल वंश जो थे महामेघवाहन वंश की डायनेस्टी थी, ठीक है। खारवेल वंश महामेघवाहन, ठीक। अब थोड़ा देखिए, नंद वंश जो है 344 बीसी से 323 बीसी तक रहता है। इसको नौनंद के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक महापद्म नंद हुए। कुल 9 राजाओं ने शासन किया, इस कारण इसे नंदवंश कहा जाता है। पंचनाग की हत्या करने के बाद इन्होंने इसको यहाँ पर शासन किया था। और अन्य नाम में इनको उग्रसेन, महापद्म नंद को क्या कहा जाता है? उग्रसेन। उपाधियाँ एक छत्र पृथ्वी का राजा या एकराट। और इनकी जो तुलना की जाती है महापद्म नंद की, वो किसे की जाती है? परशुराम से, ठीक है ना। और ये मगध का पहला राजा था जिन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और खारवेल को पराजित किया। और वहाँ के ऊपर एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया और वहाँ एक तनसुली नहर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। ये भी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख और जो है रचना खारवेल है वहाँ से मिलती है, ठीक है। देखिए अब जो है आगे हम लोग देखते हैं। नंदवंश में कुल 9 राजा। अंतिम राजा जो थे घनानंद हुए, ठीक है ना। नंदवंश में कुल कितने राजा थे? तो 9 राजा थे, ठीक है। 9 राजा थे बने थे। और घनानंद सबसे अंतिम समकालीन, सिकंदर के समकालीन से 326 बीसी में, ठीक है ना। 326 बीसी में सिकंदर ने लगभग हमला किया था भारत पर। शासनकाल 336 से 323 बीसी। इनका पड़ता है घनानंद के बारे में 336 से 323 बीसी के आसपास, ठीक है ना। ये अंतिम राजा। विशेषता था अहंकारी प्रवृत्ति का राजा था, ठीक है ना। अहंकारी थोड़ा ज़्यादा थे। यूनानी ग्रंथों में इन्हें अग्रमीज एवं जेंड्रोमीज कहा गया। यूनानी ग्रंथों में जो घनानंद को क्या किया? अग्रमीज एवं जिन्हें जेंड्रोमीज अग्रमीज एवं जेंड्रोमीज, इसको याद रखना है, ठीक है ना आपको। ये नंदवंश का सबसे अंतिम शासक है, ठीक है ना। ये सिकंदर जब पाकिस्तान से कि पेशावर को लूट रहा था तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आचार्य प्रधान चाणक्य यहाँ आए थे, ठीक है ना। उन्होंने इनको बताने के लिए कि आप ही हैं जो भारत में उस समय में क्या कर सकते हैं, पूरे भारत को एक संपूर्ण, मतलब कि पूरे भारत का एक
एक छत्र मतलब ना कि बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। ये उन्होंने कुछ योजना बनाया था, ठीक है ना, कि उसके अनुसार, क्योंकि जो वहाँ सिकंदर आक्रमण कर कर ना पूरी चीज़ों को ध्वस्त कर रहा था, ठीक है ना। तो तक्षशिला के पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान के पास पहुँच गया था पेशावर, और वहाँ से तक्षशिला विश्वविद्यालय नज़दीक था, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने इनके पास आया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको चिढ़ाकर उन्होंने भेज दिए, डांट कर भगा दिए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारा साम्राज्य खत्म कर दूँ। तो फिर उन्होंने एक लड़के उसी समय अशोक में ये मिले थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। ये आगे देखते हैं, सबसे शक्तिशाली सेना का निर्माण किसने किया, सबसे शक्तिशाली सेना का निर्माण इसने, और सबसे बड़ा गुण छिपा था, ठीक है ना। सबसे बड़ा गुण क्या था, यह अखंड भारत का साम्राज्य, सबसे बड़ा यहाँ शक्तिशाली सेना इसके पास थी। 2 लाख पैदल सेना थी अखंड, और 20,000 घुड़सवार था, ठीक है ना। 20,000 घुड़सवार था, 2,000 रथ सैनिक थे और 4,000 हाथी सैनिक थे। इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है क्या, 2 लाख पैदल सैनिक थे, क्या मिलती है, 2 लाख पैदल सैनिक के बारे में मिलती है, और 20,000 घुड़सवार सैनिक के बारे में, 20,000 क्या घुड़सवार सैनिक के बारे में जानकारी मिलती है, और 2,000 रथ सैनिक के बारे में क्या मिलती है, 2,000 रथ सैनिक के बारे में, और 4,000 क्या मिलती है, हाथी सैनिक के बारे में, 4,000 हाथी सैनिक के बारे में, ठीक है ना। ये इतनी सारी जानकारी इनके बारे में थी। और अखंड भारत साम्राज्य का निर्माण करने की क्षमता सिर्फ किसमें थी, तो इसी को लेकर ये इनसे मिले थे, ये चाणक्य। लेकिन ये चूँकि अहंकारी थे तो इसको लेकर ये हो गया, फिर इनका साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार थी, 2,000 और 4,000 हाथी, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा लोग, ये नहीं पूछे सेना में, ठीक है ना, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप इकट्ठा करें। आगे चलते हैं, तो जो है राजकीरम ड्रामा हो रहा था। 4 से 7 बच्चे जब वो वापस उधर से आ रहे थे, जैसे ही डांट कर तो वापस ये लौट रहे थे, तो 6 से 7 बच्चे अभिनय कर रहे थे, खेल खेल रहे थे राजकीरम ड्रामा, ठीक है। और एक बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, वो राजा की भूमिका में था, ठीक है ना, और गलती के लिए मृत्युदंड की सजा दे रहा था, ठीक है ना। छोटी सी गलती के लिए क्या हो रहा, मृत्युदंड की सजा। ननिहाल से उठाकर तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर चले जाता और हर दीक्षा में निपुण थे, क्योंकि वो ननिहाल में रह रहे थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ रह रहे थे, अपने ननिहाल में रह रहे थे। और काफ़ी चूँकि शुरू में उनको मना कर दिए थे इनको देने के लिए, चूँकि कुछ पैसे देकर इनको खरीद कर ले जाना चाहते थे चाणक्य जी, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। फिर और उसको मना कर रहे थे, तो काफ़ी समझाने बुझाने के बाद इनको यहाँ मिला, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ जो 323 बीसी से 298 बीसी तक ये शासन की। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 बीसी से कितना है, 298 बीसी, इसको याद रखना है। और मूरा वंश से आते हैं, कौन सा वंश से, मूरा वंश। और इनकी माता का नाम मूरा था, इनकी माता का नाम क्या था, मूरा था ये। और इनके पिता 9 भाई थे, इनके पिता कितने भाई थे, 9 भाई थे, नवना दास कहा गया है, ठीक है ना। इनके पिता 9 भाई थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नवना दास, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से मूरा वंश से रिलेटेड थे, इनकी माता का नाम मूरा था, और इनके पिता 9 भाई थे, इनको नवना दास कहा गया है, ठीक है, नवना दास कहा गया है। कुछ आगे आप लोग चलें, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। अर्थ के बारे में जो जानकारी है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज के इंडिका, ठीक है ना, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस के बारे में, यहाँ से इनके बारे में कुछ प्रमाणिक जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, कहाँ से मिलती है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ को याद रखना है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज का इंडिका, और चाणक्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। यूनानी ग्रंथों में इनको क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा गया और एंड्रोकोटस कहा गया। क्या कहा गया इनको, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनानी ग्रंथ में इनको क्या कहा गया है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। और जैन ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है, विशाखाचार्य, ठीक है ना। जैन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है, विशाखाचार्य। और पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। इन सभी को पहचान किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किया, ठीक है ना, कि ये सारे एक ही व्यक्ति हैं, उन्होंने पता लगाया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, देखिए, चाणक्य के अर्थ जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र ना, फिर मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका में, और विशाख दत्त ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस में, ठीक है ना। और उसके बाद ये यूनानी ग्रंथ में इनको क्या कहा जाता है, तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये याद रखना, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक है ना। जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है, विशाखाचार्य। और इसकी पहचान विलियम जोन्स के रूप में की गई, ठीक है ना। और जो है चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, इनके बारे में थोड़ा समझ देखिए। चाणक्य का नाम है, ठीक है ना। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, इनको अजय बोला गया है, अंशु बोला गया है, अंशुल बोला गया है, ठीक है ना। अजय बोला गया है, अंशु बोला गया है, अंशुल बोला गया है, दीर्घशा बोला गया, कौटिल्य बोला गया, विष्णुगुप्त, भारत का मैकियावेली,
ये इनके नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। अजय, अंशु, अंशुल, दीर्घशव, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। दीर्घशव, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भारत का मैकियावेली, ठीक है ना। इनके बारे में इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य। इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य। ये इनकी जानकारी याद रखिए। चाणक्य को क्या क्या है? अजय, अंशुल, दीर्घशव, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, भारत का मैकियावेली। इनके पिता का नाम चाणक्य था, चाणक्य था, ठीक है। अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र में क्या जानकारी मिलती है? राजनीति और लोक प्रशासन का पर आधारित है। ये क्या है? राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित है ये पुस्तक, ठीक है ना। ये चंपू शैली में रचित है। कौन शैली में रचित है? ये भी चंपू शैली, ठीक है ना। किस शैली में? चंपू शैली। गद्य और पद्य दोनों, कहानी भी है, कविता है, दोनों समझ जाओ। चंपू शैली में रचित है, ठीक है। इस पुस्तक का संकलन सवान बेग, इस पुस्तक का संकलन जो है सवान बेग 1909 में, मतलब हो सकता है इन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। सवान बेग ने किया 1909 में, ठीक है ना। भागों की संख्या 15 है, ठीक है ना। भागों की संख्या कितना है? 15 और उपभागों की संख्या 180, ठीक है ना। प्रकरण जिसको बोलते हैं। भागों की संख्या 15, उपभागों की संख्या 180। इस पुस्तक में 6000 श्लोक शामिल है। इस पुस्तक में कितने श्लोक शामिल है? 6000 श्लोक शामिल है। इस पुस्तक में कितने श्लोक? 6000 श्लोक शामिल है, ठीक है ना। देखो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए। चाणक्य की जो अर्थ की पुस्तक अर्थशास्त्र है, चाणक्य के इसमें अन्य नाम मिलते हैं। अजय, अंशुल, दीर्घशव, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और भारत का मैकियावेली। और चाणक्य, इनके पिता का नाम चाणक्य है, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र को, ठीक है ना, राजनीति में लोक प्रशासन पर आधारित है, ठीक है ना। और ये चंपू शैली में रचित है, ठीक है ना। किस शैली में रचित है? चंपू शैली में, ठीक है ना। गद्य एवं पद बोलते हैं। इस पुस्तक का संकलन श्यान वेग ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? श्यान वेग ने। और इसको याद रखना। और तो भागों की संख्या कितनी है? 15 और उपभागों की संख्या कितनी है? 180, ठीक है ना। इस पुस्तक में 6000 श्लोक है, ठीक है ना। भागों की संख्या 15 है और उपभागों की संख्या 180 है। और कितने श्लोक हैं? 6000। और इसका संकलन किसने किया? स्वान बेग ने 1909 में। किस शैली में है? तो चंपू शैली में है, ठीक है ना। और क्या चीज़ पर ये आधारित है? तो लोक प्रशासन और राजनीति पर, ठीक है ना, इसके बारे में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के किन किन बातों का वर्णन है? अर्थशास्त्र में किन किन बातों का वर्णन है? तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है जो है राजा का सप्तांग सिद्धांत, ठीक है ना। राजा का क्या चीज़ की इसमें वर्णन है? सप्तांग सिद्धांत। क्या? अमत्य, ठीक है ना। राजा के सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सा अंग है कि जो राजा की मदद करते हैं? एक है अमत्य, फिर जनपद, दुर्ग, किला, कोष, सैनिक, फिर से, और मित्रवत नीति, ठीक है ना। मित्रवत नीति, ठीक है। ये 6 और एक राजा 7, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है? राजा। देखो इसमें सप्तांग सिद्धांत में क्या है? एक राजा होगा, ठीक है ना, उसके सप्तांग सिद्धांत में, फिर अमत्य, फिर जनपद, दुर्ग, फिर कोष, सैनिक, मित्रवत नीति। ये सातों आपको याद होने चाहिए। ये कई बार पूछ देता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा है ना सप्तांग सिद्धांत के भाग हैं या भाग नहीं है। तो याद होना चाहिए कि देखो राजा है, अमत्य होना चाहिए और जनपद, ठीक है। राजा होगा और उसकी चूंकि एक जनपद होगा, ठीक है ना। राजा होगा, जनपद होगा और उसकी देखभाल के लिए राजस्व मंत्री को जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और दुर्ग, किला की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कुछ चूंकि राजस्व है उसकी चाहेगी। और सैनिक तो रखना अनिवार्य है क्योंकि इस समय में। और मित्रवत नीति, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है ना। ये एक बार देख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इसमें क्या क्या देखें, एक बार थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है ना। नंदवंश के बारे में देखा हमने, जो 344 से 323 BC तक रहती है। इसको नवनंद के नाम से भी जाना जाता है, जो संस्थापक थे महापद्म नंद ने, ठीक है ना। और इन्होंने पंचनाग की हत्या की थी। और अन्य नाम इनको उग्रसेन और उपाध्याय, एक राट और एक छत्र, पृथ्वी का राजा, ठीक है ना, इसको अपने धारण करते हैं, ठीक है। और उन्होंने जो खारवेली जो है उनको पराजित किया था, जो ये पहला शासक थे जिन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और खारवेल को पराजित करा। और कलिंग में वहाँ से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाए थे और कलिंग में जनता के लिए तंसुली नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जो खारवेल जो है ना वहाँ उसका, ठीक है ना, खारवेल रचित। और नंदवंश की में कुल 9 राजा था। अंतिम घनानंद, ये सिकंदर 300 जब 26 BC में हमला किया था उस समय था। और इसका शासनकाल 336 BC से 323 BC तक पड़ता है। काफ़ी अहंकारी इसको मिलता है। यूनानी ग्रंथ में इन्हें अग्रमीस या एंड्रोमीस कहा गया, जेंड्रोमीस, अग्रमीस एवं जेंड्रोमीस कहा गया है, ठीक है ना। और इसमें सिकंदर जो उस समय आक्रमण कर रहा था तो ये राजा थे। और इनकी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना उस समय थी, बस ये ध्यान चाहिए। 2 लाख पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार था, 2,000 रथ सैनिक था, ठीक है ना। और 4,000 हाथी सैनिक था, ठीक है ना, 4,000 हाथी सैनिक था, ठीक है। फिर जस्ट आगे हम लोग बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं तो राजकेलम ड्रामा के बारे में। 6 से 7 बच्चे वहाँ से जब उनको घनानंद भगाता है, मतलब डांट कर, तो राजकेलम आते हैं। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे तो राजकेलम ड्रामा, जिसमें तो वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को उठाते हैं। चंद्रगुप्त
गुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी है कि यहाँ ये मूरा वंश से रिलेटेड है। इनकी माता का नाम मूरा था और इनके पिता 9 भाई थे, नौना दास कहा जाता था, ठीक है ना इनके, ठीक है। और ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है और मेगास्थनीज के इंडिका से और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से, ठीक है ना, यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। यूनानी ग्रंथ में इसको सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया। जैन ग्रंथ में इन्हें विशाखाचार्य कहा गया। पहचान चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इनकी किन्होंने पहचाना, तो विलियम जोन्स ने। ये इनकी बहुत जानकारी आपको याद रखना है कि विलियम जोन्स ने पता लगाया कि ये जो तीनों व्यक्ति है, तीनों चारों व्यक्ति एक ही हैं, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है उसके बारे में कुछ जानकारी इसमें दिया गया है, ठीक है। जो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसमें चाणक्य का नाम मिलता है अजय अंशुल दीर्घ कौटिल्य, विष्णुगुप्त भारत का मैकियावेली के रूप में, ठीक है ना। और इनके पिता का नाम चाणक्य था, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र में क्या बताया, राजनीति और लोक प्रशासन पर ये है, और चंपू शैली में ये लिखा गया, ठीक है ना। और इसको 1909 में स्वान बेग, इस पुस्तक का किसने किया, स्वान बेग ने किया। भागों की संख्या 15, उपभागों की संख्या 180। इस पुस्तक में कितने 6000 श्लोक हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में किन किन बातों का वर्णन है, तो राजा के सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। कौन कौन है, तो राजा होते हैं, फिर राजा के बाद अमात्य, जनपद, ठीक है, दुर्ग, फिर कोष, सैनिक, मित्रवत नीति, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आज ये आपका महाजनपद काल आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है ना। और कैसा लगा वीडियो आपको बारे ये जानकर, ठीक है ना। और देखिए आपको अगर अच्छा लगा लेक्चर तो आप ना मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और हो सकेगा और से बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू।